चलिए बच्चों, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे? केमिकल रिएक्शन। क्या देख रहे थे बेटा? केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। हमने ये देखा था कि एल्कोहल दो टाइप से उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। एक एल्कोहल कब बेटा? जब वो RO-H+ टाइप रिएक्शन शो करता हो, मतलब ROH, RO- और H+ में टूटता हो। और एक क्या बेटा? R+OH- टाइप रिएक्शन में। ठीक है, तो ये कब टूटता है? एक तो यहाँ बेटा कि जब ये अपना एसिडिक नेचर शो करे। तो ये एसिडिक नेचर कब शो करेगा? जब ये जैसे अपन लोग कोई बेस दे दिए, NaOH दे दिए, जैसा और या कोई मेटल दे दिया बेटा Na, या बेसिक मीडियम कैटलिस्ट दे दिया NaHCO3, तब ये RO-H+ में टूटेगा। और सेकंड मैंने बताया था बेटा कि जब ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करे, जब ये किसके जैसा एक्ट करे? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तो न्यूक्लियोफाइल का एक्ट कब, न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट कब करेगा बेटा? जब आपको मिलेगा कोई सबस्ट्रेट, ठीक है ना, जैसे एसिड या उनके डेरिवेटिव्स, ठीक है, या कोई कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक। तो जब या फिर एल्काइल हैलाइड, मतलब जब आप इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज करोगे तब ये क्या होगा? RO-H+ टाइप रिएक्शन करेगा। और ये R+ और OH- टाइप रिएक्शन कब करेगा बेटा? जब इसके साथ कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल हो। आई बात समझ में? जब ये न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट नहीं करेगा, जब ये सबस्ट्रेट के जैसा एक्ट करेगा, तब ये R+OH- टाइप रिएक्शन शो करेगा। ठीक है क्या? चलिए, तो अभी फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये बेटा हमने देख लिया था एल्कोहल में, हम ये रिएक्शन देख रहे थे, RO-H+ टाइप रिएक्शन देख रहे थे, मतलब एसिडिक नेचर हमने देख लिया था। अब हम, और पहले भी हम मेनली तो हम पहले देख चुके थे इसके बारे में, और अब हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, दूसरे टाइप की रिएक्शन, मतलब इसके दूसरे रिएक्शन लिखेंगे एस्टेरिफिकेशन। हेडिंग डालेंगे एस्टेरिफिकेशन। यार एस्टेरिफिकेशन से मतलब क्या समझते हो आप लोग? एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन से मतलब क्या समझते हो बेटा? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ठीक है ना। और ये स्वीट स्मेलिंग होता है जो ईस्टर है, ठीक है। चलिए, मेडिसिनल पर्पज से भी अपन इसको काम में लेते हैं, किसको? ईस्टर को। तो चलिए, तो इसमें एस्टेरिफिकेशन में क्या होने वाला है? यहाँ पर होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ क्या? ईस्टर। चलिए, तो बेटा आपको मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि हम लोग एसिड या उनके जो डेरिवेटिव्स हैं ना, उसमें जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल का क्या कराएंगे? अटैक कराएंगे, तो वहां पर होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे। वो बात हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर कोई एसिड है या उनके डेरिवेटिव्स है RC+OZ, तो थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख लो बेटा। ये Z है, RC+OZ, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेयर Z जो है क्या क्या हो सकता है? तो वेयर Z क्या हो सकता है बेटा? ZOH हो सकता है। अगर ZOH हो गया तो ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। Z ईस्टर भी हो सकता है, OR हो सकता है। अगर ये OR हो गया तो क्या बन जाएगा? ईस्टर, ठीक है ना। ये NH2 हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है? NH2, तो ये बन जाएगा एमाइड। ये और क्या हो सकता है? ये X हो सकता है, हेलोजन हो सकता है। हेलोजन रखेंगे तो क्या बन जाएगा? एसिडिक हैलाइड। ये OCOR भी हो सकता है। अगर इसको मैंने रख दिया तो ये क्या बन जाएगा? टोटल एसिडिक एनहाइड्राइड। तो ये Z कुछ भी हो सकता है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? जब हम लोग इसमें, ठीक है, रिएजेंट डालेंगे ENU, एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है बेटा। तो यहाँ पर होता है NSR। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा इसका हमने देखा था क्या मैकेनिज्म? अच्छा, देख रखा था क्या? देख रखा था क्या? अच्छा, तो ठीक है, जब देख रखा था तो बेटा यहाँ पे Z की जगह पे क्या आ जाएगा? Z की जगह पे क्या आ जाएगा? OR न्यूक्लियोफाइल RC+O और क्या बेटा? NU। अच्छा, ये हमने वहां पे देख रखा था, ग्रिग्नार्ड में देख रखा था क्या? हाँ, बस वही कहानी है। ठीक है, तो होता क्या था बेटा? न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करता था तो पाई बॉन्ड नीचे शिफ्ट होता था, नेगेटिव बनता था, इंटरमीडिएट ऑक्साइड आयन, और वापस से ये पाई बॉन्ड बनता था बेटा, और Z निकल जाता था। बस इतनी सी बात है। Z को निकालने के लिए बेटा, Z एक वीक लिविंग ग्रुप है। Z जैसे OH है, OH निकलेगा तो OH- है बेटा, OH- है, या OR- है। तो ये सब जो होते हैं ये वीक लिविंग ग्रुप होते हैं। तो एक इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या डाल देते हैं? H+, कि यार ये प्रोटोनेट कर जाए, प्रोटोनेट करके फिर आसानी से H2 के फॉर्म में निकल जाए, ROH के फॉर्म में निकल जाए। बस इतनी सी बात है, बाकी हमारा काम खत्म। आई बात समझ में? तो जो मीडियम रखते हैं वो क्या रखते हैं बेटा? एसिडिक मीडियम। चलिए, तो आगे बढ़ जाए। इतना तो हम लोग कर चुके थे। फिर अगर ठीक है लिखना चाहो लिख सकते हो हालांकि। तो यहाँ पर बेटा अब आपको, जैसे मैं क्वेश्चन ही देना स्टार्ट करता हूँ, विद क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये तो ये अगर मैंने आपको दे दिया
मैंने आपको दे दिया RCOOH, RCOOH, या मैंने आपको दिया बेटा, या मैंने आपको दिया, ऊपर लिख दिया ना, या मैंने आपको दिया, ठीक है ना, RC≡ONH2, या मैंने आपको दिया RC≡OX, और या फिर कोई एक और ले लेते बेटा, या फिर मैं ले लेता हूँ RC≡OCOR। बहुत ही सिंपल। अगर इनमें से मैं कोई भी एक ले लिया और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया बेटा किसके साथ, कोई एल्कोहल ले लेता हूँ, और एल्कोहल में ले लेता हूँ बेटा मैं CH3OH, ठीक है ना। अगर मैंने इसके साथ इसका रिएक्शन करा दिया तो आप क्या सोचते हो, तो आपको पता है कि पूरा एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ट्रिकी हम लोग तोड़ेंगे इसको किसमें बेटा, CH3O- और क्या बेटा H+। अच्छा, आपको बताना चाहूंगा बेटा, यहाँ पर जब ये एल्कोहल देता है तो यहाँ पर एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम H+। मैंने अभी बताया था ना आप लोग को, लाइक ऐसा। तो चलिए, तो एक इसमें 2D आएगा बेटा, ये 2D आएगा आपका, ये 2D आएगा CH3O- H+ में ट्रिकी। हालांकि पूरा एल्कोहल क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो करना क्या है भैया, करना बस इतना है सर कि यहाँ पर बस OH की जगह में क्या आ जाएगा, OCH3। यहाँ पर NH2 की जगह में क्या आ जाएगा, OCH3। यहाँ पे X की जगह में क्या आ जाएगा, OCH3। और यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा पूरा Z, यस और नो, लिविंग ग्रुप, और इसकी जगह में क्या आ जाएगा, OCH3। बात समझा पा रहा हूँ क्या, ठीक है। चलिए, तो सीधा आंसर जो आएगा वो नोट करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा RC≡O, ये हो जाएगा क्या, OCH3। यहाँ पर क्या बन जाएगा, अच्छा इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा H2O, इसमें बन जाएगा बाई प्रोडक्ट ये। यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा R, इसमें भी वही सेम कहानी, OCH3 प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसमें, अमोनिया, सॉरी अमोनिया, NH2- से बेटा H+, अमोनिया के फॉर्म में निकल जाएगा ये। और यहाँ पर क्या बन जाएगा R, अगेन सेम OCH3, और निकल जाएगा बेटा HX, और यहाँ पर बन जाएगा RC≡O OCH3, और प्लस बेटा क्या, एसिड RC≡OH। आ जाओ। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बनता है बेटा, इसमें चाहे एसिड लो, चाहे एसिड एमाइड लो, चाहे एसिड हैलाइड लो, या ईस्टर लो, ठीक है। एल्कोहल सारे के साथ क्या शो करेगा बेटा, RO- H+ टाइप रिएक्शन शो करेगा, और यहाँ पर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये R जो बेटा ये एराइल भी हो सकता है, मतलब R यहाँ पर एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैंने आपको ले लिया COCl और साथ दे दिया बेटा अगेन CH3CH2OH विथ एसिडिक मीडियम, आप क्या बनाओगे बेटा, क्या बनाओगे यहाँ पे, तो अगेन यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, CH3CH2O- ट्रिकी। पूरा एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ट्रिकी हम ये ले लेंगे, और फाइनली ये क्या करेगा, और यहाँ से बेटा ये वाला बॉन्ड, ये हाँ यहाँ से ये वाला बॉन्ड अब क्या कर दें, ब्रेक कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पर मिल रहा है CO+, और साथ में इधर क्या बेटा Cl-, और यहाँ पर ये माइनस को प्लस के साथ और प्लस को माइनस के साथ ये इसमें अटैक करेगा बेटा, और अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा क्या, ईस्टर C≡OC। बहुत ही आसान है, कुछ भी अलग से खास नहीं है, और बाई प्रोडक्ट बन जाएगा HCl। अच्छा OCH2CH, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा OCH2
CH2CH3 और ये हो जाएगा HCl। ठीक है बेटा, तो ये है आपका एस्टरीफिकेशन, मतलब कोई भी आप ऐसे डेरिवेटिव लें और उसका रिलेशन किससे करा बेटा, एल्कोहल का, और एल्कोहल के साथ। ठीक है, तो एल्कोहल एसिड के साथ या एल्कोहल एसिड हैलाइड के साथ या एल्कोहल एसिड एमाइड के साथ क्या देगा, एस्टर। ठीक है, चलो, और यहाँ पर जो R है वो एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा एस्टेरिफिकेशन। अच्छा, अब एक सवाल बेटा प्लीज मुझे बताएंगे जल्दी से अगेन, जैसे मैंने आपको दे रहा हूँ, अगर मैंने आपको दिया सैलिसिलिक एसिड, क्या लिख दिया बेटा, सैलिसिलिक एसिड COOH और ये है OH, और इसका रिएक्शन मैंने आपको एनहाइड्राइड से करा दिया या इसका एसिटाइलेशन करा दिया, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ये हम कर क्या रहे बेटा, एसिटाइलेशन ऑफ क्या बेटा, सैलिसिलिक एसिड। ये जो है ना, ये क्या है, ये है सैलिसिलिक एसिड, और इसका मैं करा रहा हूँ क्या, एसिटाइलेशन, और एसिटाइलेशन में मैं क्या दूंगा बेटा, CH3COCl। बोलो भैया, चलिए, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, ये एक एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है ना, सैलिसिलिक एसिड में दिख रहा है एक एसिड है, यस और नो, और दूसरा एक दिख रहा है एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल, यस और नो। तो आप क्या इस बारे में सोचते हो कि हमको इसमें क्या करना है। तो बेटा ये तो रिएजेंट बनेगा नहीं, ये तो होगा सबस्ट्रेट। अगर ये सबस्ट्रेट एसिड या उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं बेटा, ये एज अ सबस्ट्रेट अभी अपन इसको यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर भी एसिड है लेकिन साथ में इसमें एल्कोहल है। तो एल्कोहल है मतलब बेटा इसके पास लोड करेगी, ऐसा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर काम करेगा। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल काम करेगा मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और अटैक करके क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो बेटा अगेन ये जो ब्रेक होगा वो किसमें ब्रेक होगा, ये किसमें ब्रेक होगा बेटा, तो ये ब्रेक हो जाएगा आपका R, हाँ ये लाइक हो जाएगा COOH, ये हो जाएगा O- और H+। ठीक है क्या, ब्रेक होता नहीं है ना, यही अटैकर है पूरा, पर हम बार बार कह रहा हूँ ना, प्लीज भूल मत जाना। और CH3CO बेटा इसको तोड़ दो, इसमें ये प्लस में और Cl ऐसे लीविंग ग्रुप यहाँ से बेटा ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और अब क्या होगा, फाइनली ये क्या करेगा बेटा, इसमें ये अटैक करेगा, और तो ये इसके साथ जोड़ दो और प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, तो फाइनली आपको एक एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक मिल रही। इसको एंटीपायरेटिक के फॉर्म में यूज करते थे पहले, ठीक है, आज के डेट में आप लोग इसको बेटा कार्डियक अरेस्ट में यूज करते हैं, जिसका नाम है क्या, एस्प्रिन। ठीक है ना, तो अब ये जो कंपाउंड बनने वाला है ना वो है एस्प्रिन। तो ये है COOH और यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा OCOCH3। ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है ना बेटा, तो आज के डेट में अपना एस्प्रिन देते हैं, क्यों, क्योंकि ब्लड को क्या करे, डाइल्यूट कर दे। ठीक है ना, तो और पहले के समय में इसको आज जैसे डिस्प्रिन अपन यूज करते हैं, ठीक है, डिस्प्रिन हो गया या एनाल्जेसिक जैसे कुछ और यूज करते हैं, तो एस्प्रिन को एज एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक की फॉर्म में पहले यूज किया जाता था, जो कि अब बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कंपाउंड है, इसका नाम है एस्प्रिन। क्या बेटा, एस्प्रिन। तो एस्प्रिन के बारे में आपसे अक्सर पूछता है कि इसका IUPAC नेम क्या है, या इसको किन किन नामों से हम और जानते हैं। ठीक है, ये हो गया एस्प्रिन और साथ में HCl। तो बेटा इसके कई नाम हैं। सबसे पहले देखो, ये सैलिसिलिक एसिड था, ये क्या था बेटा, सैलिसिलिक एसिड। इस सैलिसिलिक एसिड में हमने H को हटाकर हमने क्या जोड़ा है, CH3CO ये जोड़ा है। अब आपको पता है बेटा, इसका मैं पहले कॉमन नेम ले रहा हूँ ना, लास्ट में सबसे लास्ट में अपन लोग यूज करेंगे IUPAC नेम। तो चलो, तो इसका नाम क्या है यार, इसका नाम बेटा, इसका नाम क्या था, कॉमन नेम एसिटाइल क्लोराइड, ये IUPAC में इथेनॉइल, तो ये क्या था, एसिटाइल, इसका नाम क्या है, एसिटाइल क्लोराइड। तो हमने इसमें H की जगह पे क्या जोड़ा है, एसिटाइल, H की जगह पे क्या जोड़ा है, एसिटाइल। तो इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका एक नाम क्या है बेटा, एसिटाइल क्या, सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। प्लीज ध्यान रखिए, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कौन होता है, एस्प्रिन। ठीक है क्या, या इसको और क्या बोलते हैं बेटा, तो सुनो, दूसरा यार मैं अगर इसको बोलूं, ये है बेंजोइक एसिड, इसको छिपा दें,
ये आईयूपीएसी में कर चुके हैं ना, ये क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना चाहिए पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये बेंजोइक एसिड है और ये क्या है बेटा, ये हो गया एसिटाइल और इसके साथ है ऑक्सीजन, मतलब एसिटाइल ऑक्सी, या इसको एसिटॉक्सी भी कहते हैं। समझ पा रहे हो क्या? तो एसिटाइल ऑक्सी का एड्रेस है क्या, 2 है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या बोलूंगा, 2 एसिटाइलॉक्सी, या एसिटॉक्सी भी कहते हैं ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 2 एसिटाइलॉक्सी क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये हो गए। और अब बताएंगे बेटा इसका आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, कौन बताएगा बेटा, क्या होगा संस्कृति आईयूपीएसी नेम? तो एसिटाइल की जगह पे कुछ और रखना है, तो वो क्या है बेटा, इसका नाम क्या था, यहीं से सोचो ना, इसका नाम क्या है, इथेनॉइल क्लोराइड। 2 कार्बन का इथेन ऑयल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। तो इसके लिए अपन यूज करेंगे इथेनॉइल, यहाँ पे इथेनॉइल जो है, तो ये इथेनॉइल के साथ में ऑक्सी। एड्रेस क्या है, हाँ ये नंबर 1, ये नंबर 2, तो 2 एड्रेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 इथेनॉइल, 2 इथेनॉइल ऑक्सी, 2 इथेनॉइल ऑक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजोइक एसिड आईयूपीएसी में एक्सेप्टेड है। एक्चुअल आईयूपीएसी नेम क्या है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है क्या? तो 2 इथेनॉइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो बेटा एस्पिरिन का आईयूपीएसी नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखेंगे। ठीक है क्या? चलिए बढ़िया आएगी, हो गया ये। बेटा अब तो 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे आंसर बताइए, ठीक है? अरे मैंने आपको यही सेव किया हुआ है, COOH, ये है OH, ठीक है? इसका रिएक्शन आप कराएंगे, इसका रिएक्शन आप कराएंगे एक तो मिथाइल अल्कोहल से विथ एसिडिक मीडियम है बेटा, H+ है, ठीक है? और कराएंगे फिनॉल के साथ, इसके साथ कराएंगे रिएक्शन फिनॉल के साथ। चलो करो विथ H+। आया आंसर, आगे होगा बेटा। अब आप क्या सोचते हो बेटा? बहुत ही सिंपल है। अगेन अब आप देखो ना, कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा। देखो बेटा ये बल्कियर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? ये क्या है, ये एसिड डेरिवेटिव है। अरे बोलो भाई, तो ये तो सबसेट होगा, ये होगा क्या इसमें, ये होगा न्यूक्लियोफाइल या ये होगा न्यूक्लियोफाइल, तो बस सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पे ये एसिड डेरिवेटिव है, तो ये होगा सबस्ट्रेट। इसको न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक कराएंगे, क्या ही पाओगे। अरे हाँ ना बोलो भैया, मैं समझा पा रहा हूँ क्या? चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये है, तो इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका
COOH, अरे हाँ ना बोलो, और ये हो जाएगा OH, इसको जैसा का वैसा रहने दो। ठीक है भैया, तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा, इसको मैं शॉर्ट में ब्रेक कर दूँ तो ये ब्रेक होगा, ये हो जाएगा CH3O- H प्लस। तो ये क्या करेगा बेटा, इस कार्बन पे एसिड वाले कार्बन अटैक करेगा और OH बाहर निकल जाएगा। इतना तो आता है आप लोग को, ठीक है। जब ये इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, एस्टर, अरे एस्टर तो बनेगा, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोफाइल के साथ एक्ट कर रहा है बेटा, तो ये जो होगा ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका C++OCH3 और ये हो जाएगा OH। बोलो भैया, अरे हाँ ना बोलो। और साथ में क्या निकल जाएगा बेटा, वाटर H2। जो आप लोगों को ये कंपाउंड बना है ना, इसका नाम है आयोडेक्स। ये क्या है, आयोडेक्स। आयोडेक्स जो अपन यूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया बेटा, जब पेन वेन जब होता है ना उसमें अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वही है, ये है, अलग अलग कलर में आता है और इसको हम लोग साइंटिफिक नेम जो इसका है बेटा वो है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। क्या, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये क्या होता है बेटा, ये होता है आयोडेक्स। तो प्लीज ध्यान रखेंगे आप लोग, ये कर सोच तो लिए थे ना बेटा कि इसमें अटैक कराना कैसे है, इतना तो सोच तो लिए थे ना। हाँ, तो ध्यान रखना, ये है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है पर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अच्छा, यहाँ पर जो बनेगा वो है एक इंटरनल एंटीसेप्टिक जो आपके टूथपेस्ट में यूज होता है, जिसका नाम है सैलॉल। क्या बेटा, सैलॉल। अगेन फिर से मुझे बताओ, यहाँ पर आपने इसको कैसे ब्रेक किया, इसको कैसे ब्रेक किया, ये हो जाएगा आपका PHO-, यस और नो, और ये है H+। बेटा अगेन ये इसी में अटैक करेगा और OH बाहर निकालेगा, तो फिर से यहाँ पर ईस्टर बनने वाला है, और जो ईस्टर बनेगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C++O और ये हो जाएगा OPH। बोलो बेटा, लाइक ये, और साथ में इसमें क्या निकल जाएगा अगेन, और यहाँ पर हो जाएगा OH और प्लस हो जाएगा बेटा H2। तो ये जो है ना, ये एक इंटरनल एंटीसेप्टिक है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, सैलॉल। इसको बोलते हैं सैलॉल। ठीक है, ये एक इंटरनल क्या होता है बेटा, एंटीसेप्टिक। चलिए, तो ये हमारा एल्कोहल का, ठीक है ना, कौन सा रिएक्शन हो बेटा, RO- H+ टाइप रिएक्शन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा, ठीक है ना, चाहे वो कार्बोनिल कंपाउंड हो, ठीक है ना, चाहे वो क्या हो, एसिड हो या उनके डेरिवेटिव्स हो, ठीक है, इस केस में एल्कोहल RO- H+ टाइप रिएक्शन शो करेगा। और सेकंड थिंग बेटा, जब भी अपना एसिडिक नेचर शो करेगा, तो एसिडिक नेचर कब शो करेगा, या तो मेटल दे दो, या बेस दे दो, या बेसिक मीडियम कैटलिस्ट दे दो, ठीक है। अगेन वो RO- H+ टाइप रिएक्शन शो करेगा। और इसके अलावा जब, ठीक है ना, एल्कोहल में कोई दूसरा अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तब एल्कोहल कौन सा रिएक्शन शो करेगा, R+OH- टाइप रिएक्शन। और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा याद कर लेते हैं इसलिए, ठीक है बेटा। तो इतना लिख लिया था ना, तो लिखो एक बार फिर से बेटा, नंबर 2 R+OH- टाइप रिएक्शन, R+OH- टाइप रिएक्शन, जल्दी से R+OH- टाइप रिएक्शन। तो जब बेटा एल्कोहल में हम रिएक्शन कराएंगे किसका, 1 by 1 बताते चलना ना। जैसे हमने रिएक्शन कराया HX का, HX मतलब HI HBr, या फिर बेटा ल्यूकस रिएजेंट HCl प्लस क्या बेटा ZnCl2, कंसंट्रेटेड HCl+ एनहाइड्रस ZnCl2, इसका रिएक्शन कराएं। या फिर क्या बेटा NaBr विद H+, जैसा और H2SO4 लेते थे बेटा, NaBr विद H+। या फिर बेटा हम लोग ले लें PCl3, या हम लोग ले लें PCl5, या हम लोग ले लें SOCl2 विद पाइरिडीन। याद आ रहा है क्या, ये सब तीनों की तीनों क्या करते थे, SN2 रिएक्शन, ये तीनों की तीनों क्या करते थे, SN2 रिएक्शन। और या फिर बेटा हम लोग ले लें ओनली SOCl2, ये कौन सा रिएक्शन करना था, SNI, ठीक है। तो इन सभी केसेस में जो एल्कोहल होता है वो किस में टूटता है, R+OH-। तो यहाँ पर जो एल्कोहल है वो टूटेगा
OH माइनस टाइप रिएक्शन में। और इन सभी में बेटा अगर मैं इसको, ठीक है ना, ये हो जाएगा RX, इन सभी में क्या बेटा, इसमें बन जाएगा RCl, इसमें बन जाएगा RBr, और बाकी सभी में अगेन क्या बेटा, RCl। ठीक है ना, तो ये सारी रिएक्शन जो होंगी वो R प्लस OH माइनस टाइप रिएक्शन होंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है क्या? और इसके अलावा बेटा क्या हमने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल देख रखा है? तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में मुझे बताओ कौन बताएगा? जैसे मैं क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता हूँ, जैसे मैंने दे दिया आपको CH3 CH2OH, यार एल्कोहल डिहाइड्रेशन कौन कराएगा? हाँ, कंसंट्रेटेड H2SO4, यस और नो? ठीक है, और कितने टेम्परेचर पे स्पेसिफिक जो था, इसका स्पेसिफिक था टेम्परेचर कितना, 170। प्लीज ध्यान रखना 170, क्योंकि टेम्परेचर कम कर दिया ना 140, तो वहाँ पे भी डिहाइड्रेशन होता है, पर प्रोडक्ट कुछ और बनता है जो हम आगे देखेंगे। तो टेम्परेचर बेटा या तो टेम्परेचर देगा नहीं, और अगर देगा तो वो 170 देगा। आई बात समझ में? अगर कम कर दिया तो कुछ और होता है, वो क्या होता है हम आगे देखेंगे। ये 1H2SO4 होता है बेटा, और टेम्परेचर जो होता है 170 डिग्री, या फिर 443, या फिर बेटा क्या 443 कैलोरी। तो यहाँ पर अगेन एल्कोहल टूटता था R प्लस OH माइनस में। आपको पता है कि पहले क्या होता था, यहाँ से H प्लस मिलता था, H प्लस क्या बेटा ये प्रोटोनेट होकर H2 के फॉर्म में ये निकल जाता था, बनता था R प्लस, मतलब बनता था अगेन R प्लस, मतलब R प्लस OH माइनस टाइप रिएक्शन। और हम फास्ट कैसे करते थे बेटा, चुपचाप OH निकाल देते थे और बनता था प्लस। अरे हाँ ना बोलो। तो यहाँ पर क्या इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, और जब भी बनेगा कार्बोकेटायन तब होगा रीअरेंजमेंट। आफ्टर रीअरेंजमेंट हम क्या करते थे, H प्लस फायर करते थे, और फाइनली बनता था क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है क्या? और साथ में वाटर। तो ये वाला रिएक्शन भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये भी R प्लस OH माइनस टाइप रिएक्शन है। इसमें हमने ईज ऑफ डिहाइड्रेशन देखा था बेटा, ये क्योंकि SN1 रिएक्शन है तो 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा आसानी से होगा। देन उसके बाद फिर क्या बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल, और उसके बाद फिर क्या, टर्सरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है ना? चलिए सुनो अभी बेटा, इसमें ना एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या, कि जैसे अगर मैं सेकेंडरी और टर्सरी लेता हूँ, सेकेंडरी और टर्सरी, तो बेटा टर्सरी इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि आप लोग ना थोड़ा एसिडिक नेचर कम भी कर दो, मतलब H2SO4 ना देखिए आप बेटा H3PO4 दो, क्या H3PO4 दो, तो सिर्फ 20% H3PO4 दे दो बेटा, मतलब यहाँ पे आप डाइल्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाइल्यूट करे बेटा, तो 20% क्या H3PO4 है और 80% क्या वाटर है, तब भी हमारा काम क्या हो जाता है, चल जाता है। मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। बात समझा पा रहे हो कि हमको इसमें टेम्परेचर देना पड़ता है, पर 20% मतलब इतना ज्यादा रिएक्टिव, मतलब ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। समझ पा रहे हो क्या? अगर मैंने सेकेंडरी लिया तो मुझे इसका परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, मतलब H2SO4 की जगह H3PO4 दे रहे हैं, तब भी हमारा काम हो जा रहा है। हमको जरूरी नहीं कि एकदम स्ट्रॉन्ग एसिडिक दें। आई बात समझ में? सेकेंडरी एल्कोहल भी अगर मैं दे रहा हूँ CH3OH, और यहाँ पर ले लिया है क्या बेटा, यहाँ पर क्या ले लिया हम लोग 85% क्या, 85% क्या बेटा H3PO4। तो H3PO4 लेने से भी यहाँ पर अगेन थोड़ा सा हिट देना पड़ता है, यहाँ पे अगेन ये काम हो जाता है, और फिर से बन जाता है बेटा क्या, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और बनता क्या है एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। वही करते हैं इसमें भी, क्या करते हैं बेटा, OH निकालते हैं, बनाते हैं कार्बोकेटायन, और बाजू वाले कार्बन से क्या निकाल देते हैं H प्लस। यहाँ पर भी वही कहानी, OH करते हैं, कार्बोकेटायन बनाते हैं, और बाजू वाले कार्बन से H निकाल कर अपन कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एल्कीन में। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट बेटा ऑक्सीडेशन। इतना नोट कर लिया क्या? यहाँ पर आपको टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 में आपको टेम्परेचर याद करने की एकमात्र जो आपको ध्यान में रखना है बेटा वही वाला, कंसंट्रेटेड H2SO4 में 170 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग अभी ईथर पढ़ेंगे ना, अभी तो ईथर में आएगा कि जब हम लोग एल्कोहल लेकर अगर हम लोग ने टेम्परेचर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में टेम्परेचर 140 कर दिया, तब वहाँ पे डिहाइड्रेशन तो होगा पर एल्कीन नहीं बनता।
वहां पर बन जाता है ईथर। समझ रहे हो क्या? हमने एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ा है ना बेटा। तो एक होता है विलियमसन कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन प्रोसेस और उसी को बोलते हैं विलियमसन कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन प्रोसेस, और इन दोनों के नाम में लगभग सिमिलरिटी है। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और सामने वाला इसी का फायदा उठाता है कि इनमें से कौन विलियमसन इथेरिफिकेशन प्रोसेस कंटिन्यूस नहीं देता, इनमें से कौन विलियमसन इथेरिफिकेशन प्रोसेस है। और फर्स्ट ऑप्शन होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस वाला रिएजेंट R-H+। और बच्चा जहां पे विलियमसन देखता है वो पहले ठोक के आता है कि अरे यार विलियमसन तो यही था, लेकिन एक्चुअल में इथेरिफिकेशन प्रोसेस कुछ और है, उसमें भी ईथर का फॉर्मेशन होता है, पर वहां पर रिएजेंट होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 at 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना? तो ये हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए बेटा इसको आगे मिटाओगे पहले, हेडिंग डालेंगे बेटा ऑक्सीडेशन। अब बात करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। बेटा तो ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो जो जो अभी एनसीईआरटी में ऑक्सीडेशन है वो सारे एक साथ यहाँ पे देख ही लेते हैं अभी थोड़ा सा, ठीक है क्या? चलिए ऑक्सीडेशन। अब आप लोग को पता है बेटा ऑक्सीडेशन में अगेन एक होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा सुनो, तो पहले तो मैं रिएजेंट आपको बताना चाहूंगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटा मैं दो अलग अलग आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के चार्ट बना रहा हूं अभी शॉर्ट में, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये दोनों माइल्ड है लेकिन अलग अलग काम करते हैं। चलो तो एक साथ पहले लिखूंगा बेटा माइल्ड में 3 नाम। कॉपर विथ हीट, क्या बेटा? कॉपर विथ हीट। ये हीट जो होता है यहाँ पर भी स्पेसिफिक होता है बेटा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 300 डिग्री सेंटीग्रेड। एक होता है पीसीसी, क्या? पीसीसी, इसका फुल फॉर्म होता है बेटा पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका फुल फॉर्म होता है क्या? पायरीडीनियम क्लोरो क्या बेटा? क्रोमेट, ठीक है ना? पीसीसी। और एक होता है आपका CrO3, ओनली CrO3, ठीक है क्या बेटा? चलिए और मेनली आपको जो देख रहा है ना, या तो ऊपर वाला देगा या तो नीचे वाला देगा। मेन नंबर जो देता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? तो ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? ये कैसे माइल्ड है बेटा? ये कैसे माइल्ड है? तो ये ऐसे माइल्ड है जब आप लोग ऑक्सीडेशन कराओगे तो एक होता है जैसे एल्कोहल में आपने क्या कराया ऑक्सीडेशन, तो एल्कोहल से कन्वर्ट होगा किसमें? एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड से एसिड में। तो ये एल्कोहल को बेटा देखो आपको पता है कॉपर विथ 300 ये एल्केन कभी करता था, तो ये वहां पे हम लोग कराते थे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर एल्कोहल में कन्वर्ट होता था बेटा तो हम लोग कंट्रोलर डाल के इसको कहां तक कन्वर्ट करते थे? एल्कोहल तक। लेकिन बेटा ये एल्कोहल को एल्डिहाइड में भी बदलने की क्या रखता है, ठीक है ना, कैपेसिटी रखता है। समझ रहे हो क्या? तो ये जो है ना, ये कॉपर विथ हीट अगर आपने एल्कोहल दे दिया तो ये एल्कोहल को एल्डिहाइड तक लेके जाता है, एसिड में नहीं। तो ये जितने भी हैं ये सब के सब एल्कोहल का कराते हैं, और एल्कोहल को कहाँ तक पहुंचा पाते हैं? प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड। ये जो है बेटा, ये अभी मैं बात करने वाला हूँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो, टॉलेंस, अभी दो ही बात करेंगे, ठीक है? टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट। समझ पा रहे हो क्या बेटा? टॉलेंस रिएजेंट और, तो ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉलेंस क्या बेटा? टॉलेंस रिएजेंट, और साथ में क्या बेटा? एक ये हो गया टॉलेंस, और दूसरा हो गया बेटा, दूसरा क्या हो गया? फेलिंग्स। ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये कैसे हैं? ये एल्कोहल का नहीं करते, ये करते हैं एल्डिहाइड का, ठीक है? और एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करते हैं? एसिड में। बेटा आप लोगों ने लोकल ट्रेन देखा होगा, कुछ लोकल ट्रेन ऐसी होती है जो रायपुर से भिलाई लेके जाती है। समझ पा रहे हो? लोकल ट्रेन है, अरे हाँ ना बोलो। और कुछ लोकल ट्रेन ऐसी होती है जो भिलाई से राजनांदगांव या आगे लेके जाएगी, अरे हाँ ना बोलो। तो वो भी तो लोकल ट्रेन ही है। तो यही वाला है कि यहाँ पर जैसे ऑक्सीडेशन सीरीज में आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई एल्कोहल है CH3CH2OH है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा बेटा, किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में, CH3C OH। और यहाँ से ये अगेन फर्दर अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ये किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? CH3COOH में। तो कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो एल्कोहल को कहाँ तक लेके जाते हैं? एल्डिहाइड। और कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो एल्डिहाइड को एसिड तक लेके जाते हैं। तो सेकंड वाला वही है। आई बात समझ में? तो ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और स्ट्रॉन्ग कौन होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग वो जो सीधा एल्कोहल को कहाँ पहुंचा दे? वो एल्डिहाइड को भी करेंगे, जब यहां से कर रहा है तो वो यहां से भी करेगा। आई बात समझ में? ठीक है ना? तो नंबर 3 में हम लिखेंगे बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग, जो कि आप लोग जानते हो बेटा, स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या नाम आते हैं? 3 नाम तो हम लोग ऐसे भी जानते हो। अरे हाँ ना, बोलो क्या क्या? कंसंट्रेटेड क्या बेटा? KMnO4 विथ क्या बेटा? H+, या क्या बेटा? हाँ, एक ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? कंसंट्रेटेड KMnO4 विथ बेसिक मीडियम। ठीक है ना। और या फिर क्या बेटा? कंसंट्रेटेड K2Cr2O7 विथ H+। और बेटा एक नाम और लिख लो साथ में, कंसंट्रेटेड HNO3। ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है क्या? तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करते हैं बेटा? अल्कोहल को डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट करते हैं एसिड में। कितना नोट लिया? बेटा अभी इसको नहीं भी नोट करोगे चलेगा, ठीक है, अगर बीच में हो गया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग एल्कोहल पढ़ रहे हैं। फिलहाल स्टार्ट पहले हम लोग इसका करते हैं बेटा, है ना, और देन फिर हम इसका करेंगे और फिर लास्ट इसका करेंगे, क्योंकि ये आएगा कार्बोनिल कंपाउंड वाला, इसको लास्ट में कर लेंगे। ठीक है क्या? चलिए, मतलब अभी आज ही इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो चलो, तो सबसे पहले बेटा आपको मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आपको दे दिया प्राइमरी एल्कोहल CH3CH2OH, ये क्या है बेटा? प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल। और इस तो प्राइमरी एल्कोहल दे दिया, इसमें आपको तीनों कॉपर विथ क्या बेटा 300 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर PCC पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। बेटा इसमें क्या लेते हैं, अलग से लेना चाहो लिख लेना ना, कि इसमें लेते हैं PCC क्या होता है बेटा? PCC पायरिडिनियम, फुल फॉर्म लिखिए ये पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो इसमें देते हैं हम बेस पायरिडीन, क्या लेते हैं बेटा? पायरिडीन। ये हो गया आपका पायरिडीन। साथ में देते हैं बेटा CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और एक देते हैं HCl एक एसिड। तो ये आपस में मिलकर बनाते हैं बेटा पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो यहाँ तो ये सब मिलकर तो इसी को बोलते हैं PCC, और ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्लीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। लिख लेना PCC जो है पायरिडिनियम, कहीं भी लिख लो और बॉक्स में बंद कर दो। ये है PCC। ठीक है बेटा, हो गया ना। चलो, तो अब चाहे मुझे दे कॉपर या चाहे मुझे दे क्या PCC, या फिर मुझे दे बेटा CrO3, ये सबके सब प्राइमरी एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करते हैं? एल्डिहाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये माइल्ड है, ये कन्वर्ट करते हैं किसमें बेटा? एल्डिहाइड में CH3। एक H यहाँ से होगा, एक H यहाँ से होगा, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो H निकल जाएगा और फाइनली बन जाएगा CH+O। तो प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्ट होता है किसमें बेटा? एल्डिहाइड में, इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंडरी एल्कोहल की मैं बात करूं, अगेन बेटा सेम CH3CHOHCH3, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। तो सेकेंडरी एल्कोहल में अगेन बेटा यही तीनों, कि या तो मैं दे दूं आपको कॉपर विथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर मैं दे दूं बेटा आपको PCC। अच्छा, आपको क्वेश्चन में PCC लिख के आता है, समझ रहे हो क्या? PCC ही लिख के आता है। और या फिर बेटा मैं आपको दे दूं CrO3। तो ये जो है ना, ये जो है इस सेकेंडरी एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करते हैं? कीटोन में। तो ये जो है ये सेकेंडरी एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं कीटोन में। तो यहाँ से भी दोनों, एक H यहाँ से बेटा, ये एक H यहाँ से, एक H यहाँ से भी यही हुआ था, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से। तो यहाँ से -H2 यहाँ से भी कर दे बेटा, -H2 हो जाएगा, और फाइनली अब जो बन जाएगा वो बन जाएगा कीटोन, CH3 COOCH3। ये है आपका कीटोन।
तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल किसमें, कीटोन में कन्वर्ट होता है। बात करते हैं टर्सरी अल्कोहल। बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा रिएजेंट टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, माइल्ड भी दिया था, मॉडरेट भी दिया था, स्ट्रॉन्ग भी दिया था, जो मर्जी सब दिया था, और आंसर था नन ऑफ द अबव। आंसर है नन। टर्सरी अल्कोहल का कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होता। टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, बल्कि ऑक्सीडेशन करने के चक्कर में हो जाता है डिहाइड्रेशन। समझ रहे हो क्या? तो पहले डिहाइड्रेट होता है, और डिहाइड्रेट हो के फिर फर्दर हो क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइज होता है। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सुनो चलिए, तो बेटा आगे बात करूंगा, इतना नोट कर लिया क्या? तो अब लिखते हैं बट करके, बट इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल, बट इन केस ऑफ क्या, टर्सरी अल्कोहल। तो अगर मैंने टर्सरी अल्कोहल दिया, बेटा प्लीज ध्यान रखेंगे इधर, टर्सरी अल्कोहल दिया, तो बेटा यहाँ पर अब कॉपर के साथ में क्या दिया हुआ है, हीट। अरे हाँ ना बोलो। तो यहाँ पर ये जो कॉपर है, तो कॉपर के साथ में दिया है बेटा हीट 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या कर देगा बेटा, इसको डिहाइड्रेट कर देगा। और यही कहानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं ना, KMnO4 या K2CR2O7 जो भी है, वो भी क्या करते थे बेटा, डिहाइड्रेट करते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं करते। ध्यान में रखना। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की जगह पे हो जाता है, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये ना हो के बेटा, यहाँ पर हो जाता है डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता, प्लीज ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाता है डिहाइड्रेशन, -H2O, और फाइनली यहाँ पर बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। बात समझा पा रहा हूँ क्या बेटा? यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते तो पहले डिहाइड्रेट करता, डिहाइड्रेट करके एल्किन में कन्वर्ट करता, लेकिन स्ट्रॉन्ग है तो आगे फर्दर एल्किन का भी ऑक्सीडेशन करता, जो कि हमने पढ़ चुके हैं बेटा। यहाँ से सीधे डबल बॉन्ड तोड़ते, इधर O लगाते, इधर O लगाते, ये कीटोन बनता, ये फॉर्मेल्डिहाइड बनता, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड से CO2 और H2। तो स्ट्रॉन्ग वो करता। तो हमको लग रहा था कि इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, पर बेटा इसका ऑक्सीडेशन नहीं किया है, वो तो किया है एल्किन का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग। वो तो इसका क्या किया है, डिहाइड्रेशन किया। अब समझा पा रहा हूँ क्या कि मैं बोलना क्या चाह रहा था? ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, उसका क्या होता है, डिहाइड्रेशन। तो बेटा अगर आपको कॉपर विद 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तभी तो आप डिहाइड्रेट कराओगे। और अगर इसके अलावा आपने PCC ले लिया, क्या ले लिया बेटा, PCC ले लिया, ठीक है ना, तो ये इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। PCC ले लें, या बेटा PCC ले लें, या फिर क्या ले लें बेटा, CrO3 ले लें, ठीक है ना, ये इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, नो रिएक्शन। पर कॉपर जो था वो करता था, क्योंकि इसमें हीट था, तो वो क्या करता था, डिहाइड्रेट कर देता था और वो एल्कीन में कन्वर्ट कर देता था। प्लीज ध्यान रखेंगे, ये आइसोब्यूटेन। ठीक है भैया, तो ये था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम एल्कोहल में करा रहे थे। तो प्लीज याद रखेंगे, प्राइमरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्सरी ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन कॉपर जो होता है वो क्या कर देता है बेटा, डिहाइड्रेट करके उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में। बाकी तो कर ही नहीं पाते। ठीक है भैया, चलिए बढ़ जाएंगे, लिख लिया था ना इसको। चलो अब आ जाओ बेटा, ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें तो बेटा एक ही कहानी, एल्कोहल सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ऑक्सीडेशन लिख लेंगे बेटा बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नंबर 2 ऑक्सीडेशन बाय क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मैंने बेटा बातें दी प्लीज, CH3 अगर मैंने दिया प्राइमरी अल्कोहल, अगर मैंने क्या दे दिया बेटा, चलो मेरे पास तो लाइसेंस है, मैं वहीं पे कर लूँगा। तो यहाँ पर है, अब सुनो, तो यहाँ पर है क्या बेटा, प्राइमरी अल्कोहल। अरे हाँ ना बोलो। तो प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल में अगर हमने दे दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया, कौन सा, वही कंसंट्रेटेड के ले लो बेटा, कोई एक ले लो, KMnO4 विथ H+, तीनों में से कुछ भी उठा लो। अरे हाँ ना बोलो। तो ये कैसे पहले ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, एल्डिहाइड में, पर एल्डिहाइड में रोकेगा नहीं, ये फर्दर इसका और आगे ऑक्सीडेशन करेगा बेटा, और फाइनली इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एसिड में, CH3COOH। अगेन बेटा एक सवाल पूछा था, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। अब अगेन बच्चों के दिमाग में फिर से बता रहा हूँ ना कि यार ये स्ट्रॉन्ग है, ये तो कर ही देगा। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। और पहला ऑप्शन में यही था, अगेन उसको खटाक से टिक करके आ गया था, आगे बढ़े ही नहीं बेटा। आंसर ये है कि इसमें कन्वर्ट करता तो है,
पर रुकता नहीं है भाई, मतलब एल्डिहाइड नहीं बनाता वो, एल्डिहाइड से तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, समझ रहे हो क्या? तो उसके लिए सब बेटा कॉपर विथ हीट या पीसी से समझ, तो वो आंसर जाएगा। मतलब अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में नहीं लोगे, क्योंकि वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके वहां पर रोकेगा नहीं, बल्कि वो उसको फर्दर कंटिन्यू करके फर्दर ऑक्सीडाइज करके उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो अल्कोहल से एसिड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप लोग क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है? प्लीज ध्यान रखेंगे। चलिए सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं बेटा, अगर हम लोग, ये बन गया एसिड, ये बन गया क्या आपका एसिड। अगर हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं बेटा, और यहाँ पर ले लें कंसंट्रेटेड, फिर से वही KMnO4 विथ क्या बेटा H+, तो ये अगेन सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा और ये फाइनली बनाएगा कीटोन। समझ रहे हो क्या? तो अच्छा, कीटोन जनरली, कीटोन जो है बेटा जनरली आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता जब तक आपको हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, मतलब आपको ड्रास्टिक कंडीशन ना दे दिया जाए, जबकि आपको टेम्परेचर प्रेशर ना दिया जाए तब तक कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है ना? चलिए, तो इसमें अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल भी क्या होगा बेटा, किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में। और बात करें बेटा, लेकिन यहाँ पर एक बात लिख लेते हैं कि कीटोन का ऑक्सीडेशन यहाँ पे देख लेते हैं कि जब वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा कब, जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर होगा। तो एक लाइन लिखेंगे बेटा, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, जनरली, कितना लिख लिया क्या, जनरली ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, oxidation of ketone is not possible but in presence of strong oxidizing agent, but in presence of strong oxidizing agent at high temperature and pressure, but in presence of क्या बेटा, strong oxidizing agent at high temperature and pressure, ketone gets oxidized, ketone gets क्या बेटा, oxidized and form carboxylic acid, and form क्या बेटा, carboxylic acid, ठीक है ना? तो बेटा यहाँ पर ना कीटोन की ऑक्सीडेशन के लिए एक रूल लगता है जिसको बोलते हैं पॉपअप्स रूल। कौन सा रूल बोलते हैं बेटा, पॉपअप्स रूल। तो यहाँ पर एक रूल लगेगा, कौन सा, तो सुनो। तो अब देखो यहाँ पर पहले तो बेटा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से बेटा, जैसे प्लीज बातें नहीं, थोड़ा सा सी, ये बेटा ये कीटोन है, अरे हाँ ना बोलो, और यहाँ पर आपको दे दिया है, प्लीज बातें नहीं बेटा, बातें नहीं ना, ये कीटोन दे दिया है और कीटोन के साथ में आपको ले लिया है कंसंट्रेटेड H2SO4, सॉरी यार, क्या KMnO4 विथ क्या H+, ठीक है, और इसके साथ में दे दिया बेटा हाई टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब आपको दे दिया ड्रास्टिक कंडीशन, विग्रस कंडीशन जब देगा बेटा तभी कीटोन ऑक्सीडाइज होगा। तो अब ये हाई टेम्परेचर एंड क्या प्रेशर, तो अब जब ये दे देगा तो आपको क्या करना है, ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, इसके किसी भी एक से क्या करे, बॉन्ड ब्रेक कर दे, क्योंकि सिमेट्रिकल है, ठीक है ना बेटा। तो सिमेट्रिकल है तो कोई भी साइड क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट, मतलब यहाँ पर पॉपअप रूल नहीं लगेगा। पॉपअप रूल कब लगता है, जो अनसिमेट्रिकल कीटोन होता है ना बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है ना, इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्या, पॉपअप रूल, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलो, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बेटा ये कोई भी एक साइड बॉन्ड ब्रेक कर दो, जिधर भी बॉन्ड ब्रेक करो। अब आप सोचो होगा क्या, सुनना ध्यान से ना, पहले वर्बल सुन लो, फिर एक बार में कहानी खत्म करेंगे। ये बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, इधर लगेगा OH, इधर लगेगा OH, तो जब ये इधर OH लगेगा बेटा तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज होगा किसमें, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा किसमें, फॉर्मिक एसिड, मतलब इधर भी एसिड बन गया। तो बेटा सीधे सी बात क्या कि सर बॉन्ड ब्रेक करो, इधर जितना कार्बन है उतने कार्बन का एसिड बनाओ, इधर जितना कार्बन है उतने कार्बन का एसिड बनाओ, कहानी खत्म।
बस समझा पा रहा हूँ क्या? तो बस इतनी सी बात है। तो आप दोनों साइड बेटा बॉन्ड ब्रेक करके, ठीक है, जितने कार्बन आपको दिख रहे होंगे उतने कार्बन का क्या बना देना, एसिड। 2 कार्बन का एसिड क्या होता है बेटा? 2 कार्बन का एसिड क्या होता है? इथेनोइक एसिड, ठीक है ना, ये एसिडिक एसिड जिसको बोलते हैं, यस और नो। और 1 कार्बन का एसिड क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। और आपको पता है बेटा एकमात्र कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड ही होता है जो फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में टूट जाता है। तो ये बना लेता है बेटा साथ में, मैं लिख देता हूँ ऐसे COOH लिख देता हूँ बेटा, HCOOH। लेकिन यहाँ पर अगेन मैं इसको मार्क करके कन्वर्ट करूंगा किसमें बेटा? CO2 और H2O में। तो एकमात्र एसिड जो फाइनली आपको मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है बेटा? एसिडिक एसिड। मैं समझा पा रहा हूँ क्या? तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो है सिमेट्रिकल कीटोन बेटा। अनसिमेट्रिकल कीटोन में डिफरेंट टाइप के आपको क्या मिलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। तो उसमें जो मेजर प्रोडक्ट जो डिसाइड करेगा वो कौन करेगा बेटा? पॉप-अप सोल्यूट। समझ पा रहे हो क्या? तो चलिए, तो पॉप-अप सोल्यूट क्या कहता है बेटा? सुनो, पॉप-अप सोल्यूट पॉप-अप रूल बेटा, पॉप-अप रूल को अगर हम लोग शॉर्ट में पापा का रूल कह दें, ठीक है ना, तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पापा का रूल क्या होता है बेटा? मार खाओ, ठीक है ना। तो पापा का रूल ये होता है, जनरली अगर आप लोग कहीं घूमने गए हो, दशहरा का मेला घूमने गए हो, अक्सर क्या होता है बेटा कि छोटा जो होता है ना वही किसके साथ होता है? पापा के साथ। बड़ा जो होता है वो पापा के साथ। आज के डेट में तो ऐसा हो गया है कि बड़ा वाले को अगर पापा ने गलती से हाथ पकड़ लिया, अरे पापा क्या कर रहे हो यार, ठीक है ना, मतलब इतना ऑकवर्ड फील करता है कि, ठीक है। तो यही कहानी है। तो छोटा वाला जो होता है वो किसके साथ होता है? पापा के साथ। बड़ा वाला साथ चलेगा पर पापा का हाथ नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो वही कहानी है। तो जैसा मैं कहता हूँ बेटा, ये किसके लिए है? ये है फॉर अनसिमेट्रिकल। पावर किसमें लगेगा बेटा? अनसिमेट्रिकल कीटोन में, ठीक है ना। तो फॉर अनसिमेट्रिकल, फॉर क्या बेटा? अनसिमेट्रिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ क्या बेटा? अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो सुनो यहां पर क्या होगा? तो जैसे CH3 डबल बॉन्ड O CH2CH3 है, यस और नो। तो पॉप-अप रूल ये कहता है कि जो छोटा वाला है ना, देखो बेटा ये स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, ये क्या है? स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, यस और नो। और ये क्या है बेटा? लार्जर, ये जो है लार्जर एल्काइल ग्रुप है। आई बात समझ में? और C डबल बॉन्ड O कौन है? ये है पापा। C डबल बॉन्ड O कौन है? पापा। तो आपको ध्यान में रखना है, देखो बेटा पहले सुन लेना कि यहां पर जो ऑक्सीडेशन होगा ना, कौन क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो मैं कहता हूं ऑर्गेनिक में तमाम पॉसिबिलिटीज होती है। तो यार ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये वाला भी हो सकता है। तो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ बेटा, सपोज सुनना ध्यान से, मैं मिटाऊंगा फिर से, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या होगा बेटा? इधर 3 कार्बन का एसिड बनेगा जिसको बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड, यस और नो। और इधर 1 कार्बन का एसिड बनेगा फॉर्मिक एसिड, जो कि अगेन टूट जाएगा CO2 और H2O में। तो ऐसा है कि बेटा ये भी बनेगा और प्रोपेनोइक एसिड भी बनेगा, पर ये होते हैं माइनर। ये क्या होते हैं? माइनर। मेजर कब होगा बेटा? जब ये नहीं, जब टूटेगा बेटा ये। तो जब ये टूटेगा तो ये 2 कार्बन का एसिड बनेगा एसिडिक एसिड, ये भी 2 कार्बन का एसिड बनेगा एसिडिक एसिड, और मेजर होता है एसिटिक एसिड। तो वो कौन डिसाइड किया? पॉप-अप रूल ने। इन्होंने क्या बोला? ये बोला कि स्मॉलर जो ग्रुप है ना, स्मॉलर ग्रुप रहेगा किसके साथ? C डबल बॉन्ड O के साथ। मतलब इसको इसके साथ आपको रहने देना है, ठीक है। बॉन्ड जो तोड़ना है वो किसके साथ तोड़ना है बेटा? बड़े वाले के साथ। आई बात समझ में? तो छोटा वाला पापा के साथ। मतलब पॉप-अप रूल क्या कहता है बेटा? छोटा वाला, अरे यस और नो, छोटा वाला एल्काइल ग्रुप, छोटा वाला क्या बेटा? एल्काइल ग्रुप किसके साथ? पापा के साथ। और पापा कौन है? ग्रुप किसके साथ? पापा। और पापा कौन है बेटा? C डबल बॉन्ड O, पापा के साथ। कहानी खत्म। बात समझा पा रहा हूं क्या?
तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप शुड बी अटैच्ड विद क्या, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, यही है पॉपअप रूल। और आपसे पूछेगा कोई पॉपअप रूल क्या है, ठीक है ना, आपको बस उसको अप्लाई करना होता है, मतलब नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी कीटोन का ऑक्सीडेशन करने के लिए बोला, वैसे तो बेटा अगेन मैं कह रहा हूँ जनरली कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ये ऑक्सीडाइज तभी होगा जब आपको देगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान में रखना बेटा, स्ट्रॉन्ग देगा और साथ में हाई टेम्परेचर और प्रेशर, तभी जाके बेटा इसका ऑक्सीडेशन होगा। और इसमें जो छोटा ग्रुप है स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है बेटा, वो किसके साथ होता है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ होता है, मतलब आप इसको ही साथ रखें और बड़े वाले के साथ क्या कर दे, बॉन्ड ब्रेक कर दे और उसके बाद फिर फाइनली आप प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन कराकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, वही होगा मेजर प्रोडक्ट। तमाम पॉसिबिलिटीज है बेटा इधर भी टूटने की, पर जब इधर टूटेगा तो वो जो कंपाउंड बनेगा वो होगा माइनर, ठीक है। तो यहाँ से बेटा अगर अब सवाल हम लोग ले लें तो वही लिख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और अगर जब मैंने इसका वही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद हीट ऐसा, प्रेशर केवल मेंशन नहीं करता, तो बेटा अब आप लोग इसमें ये वाला अकॉर्डिंग टू पॉपअप रूल आप क्या करें, छोटे वाले को सी डबल बॉन्ड O के साथ रखें और फाइनली बेटा इधर भी एसिड बनाए और इधर भी एसिड बनाए, तो इधर दोनों के दोनों बेटा, ठीक है, 2 ही कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड आपको मिल जाएगा CH3 C डबल OH। अब ऐसा नहीं कि एकमात्र यही मिलेगा, आपको मैं बता रहा हूँ बेटा इधर भी टूटेगा तो फॉर्मिक एसिड भी मिलेगा और साथ में प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा, लेकिन वो होगा माइनर। क्लियर है क्या? तो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। चलिए तो बेटा हमने फिर से देखा ऑक्सीडेशन में प्राइमरी अल्कोहल किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में, और वहां से रुक जाओ, जब तक आपको हीट नहीं दिया आप फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कराना। और अब बात करते हैं टर्सरी अल्कोहल की, अब बात करते हैं किसकी बेटा, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है ना। यहाँ पर अब ले लेते हैं हम लोग टर्सरी CH3 CH3 CH3OH, और बेटा टर्सरी अल्कोहल में अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये पहले तो किसमें कन्वर्ट करेगा बेटा, तो पहले करेगा डिहाइड्रेशन, यस और नो, तो फर्स्ट पहले होगा डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन होगा बेटा ये करेगा सबसे पहले H2O का रिमूवल, माइनस H2O, और जब माइनस H2O होगा ये किसमें कन्वर्ट होगा भैया, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, बोलो बेटा, ये पहले तो कन्वर्ट करेगा एल्कीन में, और मुझे फिर फाइनली मुझे बता दो जैसे ही ये एल्कीन में कन्वर्ट हुआ ये अगेन क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, क्या करना क्या है इसमें, आप वही ये डबल बॉन्ड तोड़ो, इधर भी ऑक्सीजन चिपकाओ और इधर भी ऑक्सीजन चिपकाओ, ये तो बन जाएगा कीटोन में, ये बन जाएगा इसमें बेटा कीटोन, तो ये तो बेटा कीटोन को कीटोन में रोक दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको मैं है ना यहाँ पे अगेन ये जो है बेटा ये कन्वर्ट होगा किसमें, फॉर्मिक एसिड में, और अगेन फिर से ये कन्वर्ट होगा किसमें बेटा, CO2 और H2O में, ये हो जाएगा CO2 प्लस H2O में, मतलब फाइनल आंसर आपको क्या मिला, एक तो कीटोन मिला और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बस कहानी खत्म। ये सारी बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, कि एल्कीन ऑक्सीडेशन कैसे होता है। ये हो गया बेटा हमारा। अच्छा अभी बचा हुआ है टॉलेंस और पैलेंस, ठीक है, चलिए तो उसको भी अपन कंप्लीट करते हैं। तो अगला माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा टॉलेंस एंड पैलेंस, मिटा दो इसको, आगे बढ़े, लिख रही हो क्या, हाँ लिखो जल्दी फास्ट। कैसा रहा बेटा पेपर, ये तो बताओ, कितने बच्चे लोग दिए थे पेपर, जो नहीं दिए तो वहां पर करें, नहीं दिए नहीं दिए दी तो दीजिए तभी हाथ पर करते हैं, नहीं दिए तो हाथ पर करते हैं, एक इधर से 2 इधर से 2 और इधर से छुट्टे नहीं दिया तो कौन नहीं देता, हाथ लेंगे, हां लेंगे, आगे मैं नहीं, और इधर से तुम 2, और अच्छा था कौन जो नहीं दिया था आपका है पेपर फिर से क्यों दिया, क्यों नहीं दी बेटा, जरूरत नहीं था तुम्हारा सिर्फ अच्छा
कितने लोगों ने दिया था और जिन्होंने चेक करा है? दिया था और जो चेक करा है, आप अच्छे से अच्छे से बेटा अच्छे से जो क्या बता वो पता होगा कि नहीं पता तो नहीं मालूम। हाँ नमस्कार। तो मोर देन 450 कौन है? मोर देन 450 कौन है? एक दो, हाँ इस बार आया बेटा। चलो एक दो, अच्छा था बेटा। 1 2 3 4 5। अरे वाह क्या बात है वॉइस में। एक बार वॉइस पे तालियां हो जाती है। अच्छा मैंने अभी क्या बोला? नहीं इसी बार। अच्छा वो 60 ना? हाँ चलो 460 बहुत बढ़िया। और इधर बेटा 500 एग्जैक्ट 495 क्यों? 5 से कम क्यों? 550। अरे वाह एक बार निकल जोड़ा और 460 ओके। और 50 कम क्यों हो गया? सर पढ़ने पाई थी इस बार में तबीयत ठीक तो नीति सॉरी नीति कहीं है क्या? चलो बेटा रियल नहीं बोलता हूँ उससे नीति का 550 है बहुत बढ़िया। चलो और किसी का? अच्छा मोर देन 500 वाले कितने बेटा एक बार फिर से बता। अच्छा तुम्हारा कितना है? 420 और तुम्हारा एक था तुम्हारा समीक्षा और किसी का नहीं? ओनली 550 में एग्जाम था। चलो बढ़े आगे बेटा आगे बढ़ जाए। लिखेंगे टॉलरेंस बेटा अगेन माइंड ऑक्सीडेशन एजेंट टॉलरेंस ऑक्सीडेशन बाय टॉलरेंस टॉलरेंस बेटा टॉलरेंस रीजन क्या होता है आपको पता होगा? जल्दी बोलो फास्ट थोड़ा सा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ये सवाल बहुत बढ़िया। तो बेटा अमोनिकल क्या भैया? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा अमोनिकल जो सिल्वर नाइट्रेट है ये होता है NH अमोनिकल मतलब NH4OH और सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है बेटा? AgNO3। यार मेरे इसमें ऑर्गेनिक में कितना क्वेश्चन आया था? 24 था कि 23 था? 22 था। तो 22 में मोर देन 20 मतलब 20 या मोर देन 20 बहुत बढ़िया। एक ही चलो एक बार फिर से दी तालियां हो जाएंगी 4 बार। क्या दिक्कत है ऐसा? बाकियों का मोर देन 20 या 20 भी नहीं ला पाए। एक बार पेपर दिखाओगे जल्दी से फास्ट एक बार मैं भी देख लूं। क्वेश्चन नंबर 2 सबने कराया नहीं कराया? कितने का गलत हुआ क्वेश्चन नंबर 2? कितने का सही हुआ है क्वेश्चन नंबर 2? 1 2 बेटा क्लास में बताया था कि स्ट्रिक्टली पूछे क्वेश्चन नंबर 2 ये एसएन वाला इन्वर्जन ऐसे क्वेश्चन दिया है इन एंड एसएन1 रिएक्शन ऑन कैलोरी सेंटर देयर इज 100% रेसिमेशन और सेकंड था इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल। मैंने बोला बेटा अगर आपसे स्ट्रिक्टली पूछ दिया वैसे तो अपन बोलते हैं क्या इसमें रेसिमिक मिश्रण बनता है लेकिन स्ट्रिक्टली अगर पूछ दिया तो इन्वर्जन स्लाइटली ज्यादा होता है क्योंकि सीएल माइनस याद करो ना पापा जी घर से बाहर गए नहीं है निकले ही हैं। हाँ ना बोलो हाँ ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर आएगा बी इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन। बेटा अगर यहाँ पर रेसिमाइजेशन पार्शियल वर्ड यूज नहीं करता ना ओनली विद द रिटेंशन इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन तभी आंसर नहीं जाता क्योंकि इसने पार्शियल रेसिमाइजेशन वर्ड यूज कर लिया है तब इसलिए गया। समझ रहे हो क्या? मतलब रेसिमाइजेशन होता तो है पर अगर हम बात करें तो इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा होता है। आई बात समझ में? ये है इसमें किसी में दिक्कत तो नहीं आया होगा बेटा? किसी में दिक्कत आया है क्या? तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें दिक्कत आया हो? एक क्वेश्चन तो मैंने आप लोग बता दी वो बोनस नहीं है सॉरी
उसमें ऑप्शन चेंज है, उसमें ऑप्शन ए जाएगा, उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कौन सा 22 था वो, क्वेश्चन नंबर 22 में ए जाएगा बेटा आंसर। कुछ क्वेश्चन आप लोग सिखाने के लिए होते हैं, तो ये आप ध्यान रखना, OCH और OH में OH का जो होता है बेटा वो उसका प्लस एन ज्यादा होता है, ठीक है ना, OH का प्लस एन ज्यादा होता है OCH से। बाकी तो यार बहुत इजी था, अब आप लोग कुछ भी नहीं, मैं तो यही मानूंगा कि इजी तो था ही वैसे भी आपके साइड से भी, हाँ ना। तो अच्छा 19 कितने बच्चे की, 19 भी नहीं, बस एक जगह 20, तुम 20 21 19 मिली, 80 एक संस्कृति बहुत बढ़िया, 70 एक, अरे वाह क्या शाबाश, बहुत बढ़िया 70, ठीक है। चलो तुम लोग इतना कैसे कर दोगे बेटा, इसलिए मिस्टेक। चलो तो ये आगे बढ़ जाए, ये टॉलेंस रिएजेंट, अब आगे बढ़ते हैं, मतलब इसके आगे टॉलेंस रिएजेंट ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है बेटा। इसको और कैसे आपको दे सकता है, ठीक है ना, या तो ये दे देगा या तो ये दे देगा, या फिर बेटा ये आपस में मिलकर ना एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, प्लीज बातें नहीं ना, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। आपको पता है बेटा Ag दिया हुआ है, Ag+1 शो करता है, अरे हाँ ना बोलो, और +1 में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2, अरे Cu Ag Au +1 तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2, और यहाँ पर एज अ लाइगेंड जो होता है बेटा वो होता है NH3, समझ रहे हो क्या। तो ये Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2, मतलब NH3 कितना लूंगा, 2, अरे यस और नो। अच्छा Ag यहाँ पर +1 है और NH3 -1, न्यूट्रल, अरे भाई ये होता है न्यूट्रल, तो ये +1 और ये हो जाएगा न्यूट्रल, तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या आएगा बेटा, +1, और +1 को बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे OH, ये ऐसा। तो आपको ये भी दिया ना, पूछता है इनमें से कौन टॉलेंस रिएजेंट है बेटा, ये भी एक टॉलेंस रिएजेंट है, अरे बात समझ में, ये आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि ये है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग बेटा यहाँ से कॉम्प्लेक्स बनाना आपने सीख चुके हैं, पहले भी सीख चुके हैं। अरे ये सब Ag+1 में कॉन्स्टेंट नंबर कितना रखना है, 2, तो अमोनिया रख के एमीन रख के आप लोग ये करके कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। अच्छा बेटा इसके, या फिर आपको ये ना देखे आपको बेटा Ag2O भी दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना, ये कंपाउंड जो बेटा इससे हमको क्या मिलता है, सिल्वर ऑक्साइड भी मिलता है, अरे ठीक है। तो ये भी एक क्या है, टॉलेंस रिएजेंट है। और ये ना देखे आपको ओनली Ag+ भी दे दिया, ओनली Ag+ भी दे दिया, आप चेक कर लेना कि किसके साथ दे रहा है, अरे हाँ ना बोलो, तो Ag+ भी दे दिया बेटा, तो ये भी एक क्या है, टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट आपको इन तरीके से कोई भी एक दे सकता है, आप पहचानना सीखें, ये सारे के सारे क्या है बेटा, टॉलेंस रिएजेंट। चलिए अब बढ़ते हैं, ये सब के सब क्या है, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। अब ये टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा, इतना नोट किया गया, तो सुनो, तो ये टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है बेटा, ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करता है। ये टेस्ट फॉर क्या बेटा, एल्डिहाइड, मतलब कार्बनिक कंपाउंड में कौन एल्डिहाइड और कौन कीटोन है, इसका टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ले लेते हैं बेटा एल्डिहाइड RCOOH, अरे यस और नो, और यहाँ पर लेते हैं हम लोग टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। क्या लेते हैं बेटा, टॉलेंस रिएजेंट, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, Ag+, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। आपको एक टेस्ट ट्यूब देकर रखा है बेटा, और प्रैक्टिकल करते हो आप, कार्बनिक कंपाउंड में दे रखा है, और आपको चेक करना है कि गिवन जो कार्बनिक कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है या कीटोन, तो हम इसमें क्या डाल देते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। तो जैसे टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं बेटा, अगर यहाँ पर हम लोग को ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया, क्या मिल गया बेटा, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया, इसका मतलब है गिवन जो कंपाउंड है वो क्या है, एल्डिहाइड। क्योंकि जब एल्डिहाइड होगा तो टॉलेंस रिएजेंट में जो Ag+ है बेटा, वो इसका क्या करेगा, इसका कर देगा ऑक्सीडेशन, और इसको कन्वर्ट कर लेगा बेटा RCOO- या फिर क्या बेटा RCOOH, अरे हाँ ना बोलो। तो ये जो होगा बेटा Ag सामने वालों का क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस Ag में, और इसका क्या मिलता है बेटा अपन को, हाँ सिल्वर मिरर बोलते हैं इसको, ब्लैक कलर का PPT मिलेगा बेटा, वो जो एक मिरर की जैसा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर। ये ब्लैक कलर का एक फॉइल जैसा यहाँ पे लगा रहेगा बेटा, यस और नो, तो आपको मिरर की जैसा आपको शाइन करेगा, जिसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। तो क्वेश्चन ऐसे भी रहता है कि इनमें से कौन सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, आपको जरूरी नहीं कि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा ही वर्ड यूज करे, ठीक है। इनमें से कौन सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, तो सिल्वर मिरर टेस्ट का मतलब क्या होगा बेटा, कौन टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, समझा पा रहा हूँ क्या।
तो वो कौन देते हैं? एल्डिहाइड। और उसमें भी बेटा एल्डिहाइड में भी आपको ध्यान रखना है कि एरोमेटिक देगा कि एलिफेटिक देगा। तो ये हम लोग अभी आगे लिखेंगे। अभी मैं बता दूं बेटा दोनों के दोनों देते हैं, एलिफेटिक और एल्डिहाइड दोनों टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। ठीक है क्या? चलो, तो ये कौन देगा? ओनली एल्डिहाइड। अगर मैंने ले लिया बेटा कीटोन, अगर मैंने क्या ले लिया? कीटोन, तो कीटोन अगर मैंने ले लिया RC≡O R, ये है कीटोन, तो ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिए, ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता। बेटा अब एक क्वेश्चन मैं आपसे बताना चाहूंगा, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज बेटा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट का? ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटा ये सब क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या कीटोन है। ठीक है ना? तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। तो ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज है एल्डिहाइड। फ्रक्टोज क्या है? कीटोन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है बेटा, अब देखो अगर मैंने ग्लूकोज को टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करा तो ये ग्लूकोज का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। आई बस बेटा हम लोग जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स के हम देखेंगे क्या? क्लासिफिकेशन। तो एक क्लासिफिकेशन होता है कि एक कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है जो रिड्यूसिंग शुगर होता है और दूसरा क्या बेटा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वो कैसे करते हैं? तो देखो बेटा इसका उल्टा पढ़ो, इसका उल्टा पढ़ो। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि ये सामने वाले को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या? कि ये इसको क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंस रिएजेंट क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंस रिएजेंट क्या कर दें? रिड्यूस कर दें, वो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर। समझ रहे हो क्या? और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस नहीं कर पाते वो होते हैं क्या? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा पहले तो कि ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग। और फ्रक्टोज? तो बेटा फ्रक्टोज एक कीटोन है, प्लीज सुनना। फ्रक्टोज क्या है बेटा? एक कीटोन है। और अगेन अब सवाल है बेटा कि फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर? क्या रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग? तो आंसर है बेटा इसको होना तो चाहिए था क्या? नॉन रिड्यूसिंग, लेकिन होता क्या है? रिड्यूसिंग। यही सवाल है। समझ रहे हो क्या? कि फ्रक्टोज एक कीटोन है। फ्रक्टोज क्या है बेटा? अगर आपसे पूछा कि फ्रक्टोज क्या है तो ये एक कीटोन है। ठीक है ना? क्या ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा? यस देगा। समझ रहे हो क्या बेटा? क्यों? तो चलिए वही क्वेश्चन है। तो बेटा अब यहाँ पर एक काम करो, लिखो। तो पहले तो एक स्टार मार्क करके लिखना बेटा, लिखना ऑल्दो फ्रक्टोज इज अ कीटोन, ऑल्दो फ्रक्टोज इज अ कीटोन। ये कीटोहेक्सोज होता है बेटा। कौन सी फैमिली का होता है? कीटोहेक्सोज फैमिली का होता है। बायोमॉलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? ऑल्दो फ्रक्टोज इज अ कीटोन, still it gives क्या बेटा? TR टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। ठीक है क्या? तो सुनना, तो ऐसा क्यों बेटा? तो अब आप थोड़ा सा, और ग्लूकोज का लिखने की जरूरत नहीं है ना। ग्लूकोज क्या है? एक हाँ एक एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ये तो देगा ही देगा। इंपॉर्टेंट तो किसका है बेटा? कीटोन का। तो सुनना, मतलब फ्रक्टोज का। तो बेटा ये फ्रक्टोज क्या होता है? तो फ्रक्टोज होता है बेटा ये, अभी तो मैं सिर्फ सीधा लिख देता हूँ फॉर्मूला, CH2OH C≡O। ठीक है ना? ये बेटा OH 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 H H CH2OH। बेटा अभी रुक जाओ, अभी तो मैं इसको ना ये ना करके सीधा ऐसा करता हूँ, ये स्ट्रक्चर छोड़ो, CHOH 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 CH2OH। ये है आपका फ्रक्टोज। ये आपका क्या है बेटा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में कितने, क्वेश्चन ये पूछा था कि कीटोन में कितने कैलोरी कार्बन और फ्रक्टोज में कितने कैलोरी कार्बन? फ्रक्टोज में कितने कैलोरी कार्बन? 3। फ्रक्टोज में 3 बेटा और ग्लूकोज में 4। तो यहाँ पर 1 2 और 3, इसमें कितने कैलोरी कार्बन है? 3 कैलोरी कार्बन। ठीक है ना? sp2 कार्बन तो होता नहीं है, यस और नो। और ये जो इसमें तो दो हाइड्रोजन सेम, इसमें भी दोनों हाइड्रोजन क्या बेटा? सेम है। तो फ्रक्टोज में कितने कैलोरी कार्बन? 3 और ग्लूकोज में कितने? 4। बाद में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो और इसको देख लेंगे। चलिए फिलहाल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ये है फ्रक्टोज। ये क्या है बेटा आपका? ये है आपका क्या? फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में आप देख पा रहे हैं C≡O ग्रुप है। तो C≡O ग्रुप है बेटा, और इसके बाद वाला कार्बन क्या है? sp3 और इसमें एक H प्रेजेंट है।
इधर भी sp3 एक H प्रेजेंट है, यस और नो? तो आपने पढ़ा है कि अगर C डबल बॉन्ड O के बाद वाला कार्बन sp3 है और उसमें कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन, तो उसमें क्या हो जाता है? टॉटोमेरिज्म, ठीक है ना? तो जब टॉटोमेरिज्म होगा तो इसमें क्या होगा बेटा? ये इक्विलिब्रियम में रहेगा और ये बनाएगा इनॉल फॉर्म, यस और नो? तो यहाँ पर बेटा एक H जो है मैं इसको ऐसे शो कर दूं, तो अब क्या होगा? यहाँ पर ये वाला इधर शिफ्ट होगा बेटा और ये इसके ऊपर, तो जैसे ही ये होगा तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? ये मिल गया CHOH डबल बॉन्ड C, तो ये हो जाएगा सिंगल O और ये हो जाएगा बेटा H। एक काम करता हूँ, इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ, OH, और फिर इसके बाद भी बेटा बाकी जैसा का वैसा CHOH 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 और ये CH2H हो गया भैया, यस और नो? तो ये कीटो से चला गया किसमें? इनॉल में। अब अगेन बेटा ये जो इनॉल है ये वापस क्या? ये इधर और ये इसके ऊपर, तो ये वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कीटो में। तो अब देखो यार, जो प्रोबेबिलिटी इस H के निकल जाने के बाद इधर शिफ्टिंग की होगी, वही प्रोबेबिलिटी बेटा इधर भी तो होगी यार। इधर ये भी कार्बन तो इनॉल जैसा बना रहा है, ये इधर भी डबल बॉन्ड इन और इसमें क्या बेटा? ऑल। तो यार इधर निकल सकता है तो इधर भी तो H निकल सकता है, आई बात समझ में? तो अगर ये इधर से निकला, अगर क्या बेटा ये इधर से निकला, तो जब इधर से निकलेगा तो क्या होगा? ये इधर शिफ्ट होगा और ये इसके ऊपर और H आ जाएगा बेटा यहाँ पे। टॉटोमेरिज्म हमने पढ़ रखा है, तो जैसे ही ये वाला इधर शिफ्ट होगा बेटा, तो इसका एक टॉटोमेरिक फॉर्म बेटा एक और बनेगा, जो कि क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O, हो गया भैया? सिंगल बॉन्ड यहाँ पर H आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CHOH। अरे ठीक है क्या? यहाँ पे H आ गया, अभी CHOH और बाकी बेटा अगेन 3 CHOH और है, 1 2 और 3, और ये हो जाएगा CH2OH। मैं समझा पा रहा हूँ क्या? तो अब आप देखो कि ये जो फ्रक्टोज है ना, इसका वन ऑफ द टॉटोमेरिक फॉर्म क्या है? एक एल्डिहाइड। फ्रक्टोज एक कीटोन है और इसका एक टॉटोमेरिक फॉर्म क्या दिख रहा है? एल्डिहाइड। तो क्योंकि इसका एक टॉटोमेरिक फॉर्म एल्डिहाइड होता है, ये एल्डिहाइड में भी एग्जिस्ट करता है बेटा। आपको पता है कि टॉटोमेरिज्म में जो टॉटोमेरिक फॉर्म होते हैं ना, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि इनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस में जो रेजोमेरिक स्ट्रक्चर होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो तो जो इमेजिनरी होते हैं, ये इमेजिनरी नहीं होते। तो क्योंकि इसका एक टॉटोमेरिक फॉर्म जो होता है बेटा वो एल्डिहाइड होता है, दैट्स व्हाई फ्रक्टोज कीटोन होते हुए भी क्या देता है? टॉलरेंस रिएजेंट देता है। इसका मतलब कि फ्रक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, टॉलरेंस रिएजेंट को क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो ध्यान रखना बेटा कि फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों के दोनों क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। तो वन ऑफ द टॉटोमेरिक फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज इज क्या बेटा? ठीक है ना? हाँ, एल्डिहाइड, ठीक है। तो दैट्स व्हाई फ्रक्टोज गिव्स क्या? टॉलरेंस एजेंट, मतलब फ्रक्टोज क्या है? एक रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर है भैया? चलो वापस आ जाते हैं हम लोग। लिख लिया क्या? हो गया बेटा? लिख लिया? हाँ ना बोलो यार। हाँ तो बोला करो ना। चलो तो ये है टॉलरेंस रिएजेंट। अब नेक्स्ट लिखेंगे बेटा फेलिक्स रिएजेंट। फेलिक्स
तो बेटा ये अगेन सवाल बनता है फैलिंग्स में, टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग्स दोनों पूछा है, लेकिन कौन टॉलेंस और कौन फैलिंग्स है। तो फैलिंग्स रिएजेंट दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है रिएजेंट ए और एक होता है रिएजेंट बी। तो रिएजेंट ए जो होता है वो होता है क्या, एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4, एक होता है क्या बेटा एक्वस कॉपर सल्फेट। और रिएजेंट जो बी है, ये रिएजेंट जो है बेटा बी जो होता है ये होता है रॉसेल सॉल्ट। क्या होता है, रॉसेल सॉल्ट, ROCHELLE है ना, रॉसेल सॉल्ट। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि रॉसेल सॉल्ट है क्या। तो रॉसेल सॉल्ट क्या होता है बेटा, क्या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट विथ बेसिक मीडियम। ठीक है ना बेटा, आप लोगों ने टार्ट्रिक एसिड जानते हो ना, हमने पूरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में टार्ट्रिक एसिड ही पढ़ा हुआ है। अरे हाँ ना बोलो, COOH COOH OH OH। बेटा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये तो कर रखा है ना, इसके अपन क्या मिलते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव, तीन फॉर्म में मिलते हैं, DL और दूसरा बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अरे हाँ ना बोलो। तो यहीं पर बेटा इसको H निकालो, लगा दो Na, एक H निकालो एक लगा दो बेटा K, मतलब सोडियम और पोटेशियम में क्या बन जाएगा, सॉल्ट। तो ये टार्ट्रिक एसिड से बन जाएगा टार्टरेट, किसका, सोडियम पोटेशियम का। तो यही हमको यहाँ पे मिलता है रॉसेल सॉल्ट में क्या, तो इसमें होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या बेटा, टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम क्या, टार्ट्रेट विथ क्या, बेसिक मीडियम NaOH। आई बात समझ में। तो सोडियम पोटेशियम जो टार्ट्रेट विथ बेसिक मीडियम ये होता है आपका रॉसेल सॉल्ट। हाँ ना बोलो भैया, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये जो है बेटा ये आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, किसका, कॉपर +2 का। तो कॉपर +2 का कॉम्प्लेक्स जो बनता है बेटा उससे मिलता है हमको कॉपर +2। तो काम की बात तो बेटा कि हमको यहाँ से क्या मिल गया, कॉपर +2। अब सुनो, अब यही कॉपर +2 जो होगा वो एक्टिव रिएजेंट है, जो सामने वाले को क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो चलिए देखते हैं। तो इतना नोट करें प्लीज, नोट कर लिया क्या। तो अब अगेन अगर मैंने दे दिया आपको एल्डिहाइड, अगर मैंने आपको क्या दे दिया बेटा, एल्डिहाइड CH3 ऐसे लिखता हूँ, R करके लिखता हूँ, RC⋯OH। अगर ये है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में अगर मैंने अगेन फैलिंग्स रिएजेंट दे दिया बेटा, जिससे क्या मिलेगा, कॉपर +2। तो ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और कन्वर्ट कर देगा बेटा, ठीक है ना, O- या फिर क्या बेटा RC⋯OH। और ये खुद कॉपर +2 से चला जाएगा इसमें कॉपर +1 में, ठीक है ना, और ये बनाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। अरे ये और नो, और Cu2O ही जो होता है बेटा ये अपन को मिलता है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। क्या मिलता है बेटा, रेड ब्राउन PPT। तो Cu2O का हमको क्या मिलता है बेटा, रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो अगर आपको फिर से जो गिवन कंपाउंड है वो अगर आपको देखना है कि एल्डिहाइड ये कीटोन है, तो आप फैलिंग एजेंट ले लें बेटा, ठीक है। अगर आपको रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, इसका मतलब है गिवन कंपाउंड क्या था, एल्डिहाइड। और अगर कीटोन होगा तो ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं देगा, RC⋯OR। और यहाँ पर अगर हमने फैलिंग्स ले लिया बेटा तो ये इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। आ रही बात समझ में। तो चलिए, तो यहाँ पर इतना हो गया ना। तो अब अगर यहाँ पर मैं बोल दूँ बेटा कंपाउंड इधर ले लूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं टॉलेंस रिएजेंट और एक ले लेता हूँ बेटा फैलिंग्स रिएजेंट। तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अगर मैंने आपको दिया एलिफेटिक एल्डिहाइड, क्या दे दिया बेटा, एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड का ये दोनों के दोनों करेंगे। एलिफेटिक एल्डिहाइड टॉलेंस भी देगा बेटा, टॉलेंस रिएजेंट जो है बेटा ये भी अपना टेस्ट देगा और फैलिंग्स भी अपना टेस्ट देगा। लेकिन अगर यहाँ पर आ गया एरोमेटिक, यहाँ पर क्या आ गया, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड का ये दोनों के दोनों टॉलेंस तो देगा पर फैलिंग्स नहीं देगा। और अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, कीटोन की, अगर मैं बात करूं किसकी, कीटोन की, तो कीटोन का ये दोनों ही नहीं देते। बात समझा पा रहा हूं क्या। अगर मैं बात करूं, मैंने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने क्या ले लिया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगेन बेटा फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो ये दोनों नहीं देंगे। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं ले लिया फॉर्मिक एसिड, क्या ले लिया बेटा, फॉर्मिक एसिड।
तो जो फॉर्मिक एसिड होता है यार एकमात्र एसिड ही होता है जिसका फर्दर क्या हो सकता है ऑक्सीडेशन। तो अगेन दोनों के दोनों क्या करेंगे बेटा फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन करेंगे। मैं अगर दे देता हूँ बेटा ग्लूकोज, क्या दे देता हूँ ग्लूकोज, अरे बोलो भैया, तो ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है तो ग्लूकोज भी ये देगा। अगर मैं ले लेता हूँ फ्रक्टोज, क्या बेटा फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज एक कीटोन है लेकिन फ्रक्टोज कीटोन होते हुए भी टॉलेंस और फेरिक रिएजेंट टेस्ट देगा। ठीक है, प्लीज ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। अब चलो बेटा, अब हेडिंग डालना फिनॉल में। अब हम लोग अगेन केमिकल रिएक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए तो लिखना बेटा ESR ऑफ क्या बेटा फिनॉल, फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखना एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा, सुनिए। मैं इसमें कराता हूँ नाइट्रेशन, क्या कराता हूँ बेटा नाइट्रेशन। तो यहाँ पर जब नाइट्रेशन कराते हैं ना तो जैसे किसका बेटा नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, ये मैंने कराया फिनॉल का नाइट्रेशन, ये हो गया आपका फिनॉल। तो जब नाइट्रेशन कराते हैं बेटा तो हम दो रिएजेंट मिलता है, या तो मिलेगा आपको डायरेक्ट HNO3 और या तो मिलेगा आपको क्या बेटा कंसंट्रेटेड HNO3। तो मैं दोनों के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, एक तो डाइल्यूट HNO3 और एक मिल जाएगा क्या बेटा कंसंट्रेटेड HNO3। अब दोनों का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले सुनो बेटा, डाइल्यूट HNO3 इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा NO2+, यहाँ से क्या मिलेगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल NO2+। HNO3 बेटा डाइल्यूट है, वाटर से H+ ले लेगा, ठीक है ना, और वहां से H+ लेने के बाद NO2 इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा बेटा जनरेट करेगा। और ये कहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि ये पहला ऑलरेडी ग्रुप जुड़ा हुआ है OH जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है कहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे। तो ये आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस में अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा। लेकिन यही बात अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 के लिए करूं बेटा, तो आपको पता है कि कंसंट्रेटेड HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ पर बेटा ये बेंजीन में OH लगा हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब बेंजीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। समझा पा रहे बेटा। तो यहाँ पर ये HNO3 जो है ना इससे भी मिलेगा NO2+, लेकिन NO2+ इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक करे इससे पहले ही सामने लोग क्या कर देता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर मोर देन 90% जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट होता है। आप हर डबल बॉन्ड टूटेगा, समझ पा रहे, ये टूटेगा, इधर ऑक्सीजन लगाओगे, इधर ऑक्सीजन लगाओगे, इधर टूटेगा, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर टूटेगा, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, मतलब मैक्सिमम पूरा कंपाउंड जो है बेटा वो CO2 और H2O में टूट जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर बेटा आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसमें तो मेनली मिलता है आपका ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट। इसके बारे में बेटा एनसीईआरटी में ये इसके बारे में जिक्र नहीं है, पर ये जरूर जिक्र है कि ये जो है ना इसके अलावा एक और कंपाउंड बनाता है क्या। अब बेटा यहां से मिलेगा NO2+ और NO2+ जो है साथ में ये भी मिलेगा। अब कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड है, मतलब NO2+ का क्या कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो और बेटा OH जो बेंजीन को एक्टिव तो बना ही रहा है, तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ ही रही है, तो ये ऑर्थो पे भी अटैक करता है और पैरा पे, और अगेन और मतलब तीनों पोजीशन पे अटैक करता है, 2 सेकंड कार्बन पे भी, चौथे कार्बन पे भी और 6 कार्बन पे भी। और इस तरीके से बनाते हैं ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम कहते हैं क्या पिक्रिक एसिड। और आपको पता है ना बेटा पिक्रिक एसिड जो होता है इसमें COOH ग्रुप नहीं होता। तो यहाँ पर ये NO2, ये NO2, ये NO2 और ये बेटा ये लेस देन 10% बनता है। ये कितना बनता है लेस देन 10%। कहने का मतलब है कि पिक्रिक एसिड बनाने के लिए हम इस मेथड का यूज नहीं करते। समझा पा रहा हूँ क्या। तो ये जो होता है ये लेस देन 10%, ये लेस देन 10% बनता है बेटा, और ये मोर देन 90% बनता है। समझा पा रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग डाइल्यूट HNO3 लेंगे बेटा, अगर हम लोग डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो NO2 जो है ठीक है ना वो एक ऑर्थो पे भी अटैक करेगा और साथ में बेटा पैरा पे। तो ये है आपका नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में ध्यान रखेंगे, अगर डाइल्यूट HNO3 है
ठीक है ना। तो ऑर्थो पे भी अटैक करेगा और पैरा पे, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड HNO3 है तो मेन तो करेगा ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो और ऑक्सीडेशन करके जो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट बनाएगा बेटा वो सबसे ज्यादा बनेगा, यही होगा। बल्कि मतलब मेजर जो होता है बेटा ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट होता है, लेकिन इसको ऐसा नहीं पूछता, आपसे पूछेगा यही ऑप्शन में देगा यही। समझा पा रहा हूँ, क्योंकि CO2 और H2 बन के तो उड़ जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भैया। बेटा आप लोग इसको ब्रेक करके आप जब देखोगे ना तो आपको जो मिलेगा, जब आप ब्रेक करोगे तो फाइनली, ठीक है, ये टूटेगा, ये टूटेगा। अब एक देखो, जैसे यहाँ ये आपने ऐसा ब्रेक किया, इतने वाला कंपाउंड बना रहा है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये कार्बन है। ये ब्रेक करोगे तो इधर लगाओगे डबल बॉन्ड O, इधर लगाओगे डबल बॉन्ड, मतलब इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, ये सॉल्व ऐसा, इधर भी ऑक्सीजन इधर आओ, तो ये क्या दिख रहा है बेटा, COOH, ये सॉल्व CHO बनेगा, तो CHO बन गया ये ऐसा, CHO। ये बेटा अगेन किस में कन्वर्ट होगा, टूटेगा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ये बन गया फॉर्मिक एसिड, ये भी बन गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसमें टूटेगा बेटा, CO2 और H2O में, तो ये बन गया CO2 H2O। अगेन बेटा इधर भी तोड़ोगे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, इधर भी ऐसा, ये भी CO2 H2O। अरे हाँ ना बोलो। अब ये देखो, ये तो अब ये इधर से तो पूरा CO2 H2O निकल ही गया, यहाँ पर भी क्या बेटा, ये क्या बना, ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH और इधर बन जाएगा C डबल OH, मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। अगेन यहाँ से टूटेगा बेटा, ठीक है ना, ये OH, ये भी OH, ये फॉर्मिक एसिड बन गया, ये बन गया आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड अगेन CO2 और H2 में टूट जाएगा, फॉर्मिक एसिड अगेन CO2 और H2, मतलब पूरा कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 और H2 में। तो ये बनता है मोर देन 90%। आई बात समझ में। और लेस देन 10% क्या बनता है बेटा, पिक्रिक एसिड। तो इसलिए इस मेथड का यूज पिक्रिक एसिड बनाने के लिए नहीं करते, ध्यान रखना। आगे बढ़े क्या, चलो नेक्स्ट है बेटा हेलोजिनेशन। नंबर नेक्स्ट लिखेंगे हेलोजिनेशन। बेटा कौन सा मेथड का यूज करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको ना, कौन सा मेथड है जो बेस्ट मेथड है पिक्रिक एसिड बनाने का, ठीक है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये ध्यान में रखना कि इस मेथड का यूज पिक्रिक एसिड बनाने के लिए नहीं करते। नंबर नेक्स्ट लिखना हेलोजिनेशन। नंबर 2 हेलोजिनेशन। फिर से वही कहानी बेटा, फिर से हमने ले लिया फिनॉल, फिर से हमने ले लिया क्या, फिनॉल, और इसमें कराते हैं हम लोग हेलोजिनेशन। अगर हमने बेटा हेलोजिनेशन कराते वक्त अगर हमने एक सॉल्वेंट लिया जो कि एक अच्छा पोलर है, जैसे कि वाटर, समझ रहे हो क्या बेटा, तो अगर हम हेलोजिनेशन कराते हैं और हमने ले लिया हेलोजन विद एक पोलर सॉल्वेंट जो कि एक गुड पोलर है वाटर, तो यहां पर क्या होगा बेटा, आपको पता है देखो कि पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो किसको फेवर करते हैं, हेटेरोलाइसिस को। पोलर सॉल्वेंट किसको फेवर करते हैं, हेटेरोलाइसिस को, और नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं बेटा वो होमोलाइसिस को, ठीक है ना। तो सुनो मेरी बात, तो एक यहाँ पर जब आपको हेलोजिनेशन करेगा फिनॉल में, बेटा देखो फिनॉल में OH जो ग्रुप है बेंजीन की एक्टिविटी बढ़ा ही रहा है, ध्यान में रखना। एक तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है ना, जो फेवर करती है हेलोजिनेशन को, वो क्या है, और हेलोजिनेशन में भी कैसा हेलोजिनेशन हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो एक क्या दिया हुआ बेटा, Br2 विथ पोलर सॉल्वेंट, और एक दिया हुआ है क्या बेटा, Br2 विथ नॉन पोलर या फिर लेस पोलर दे देगा। आई बात समझ, जैसे क्लोरोफॉर्म दे दिया, लाइक वैसा दे दिया, ठीक है। तो Br2 विथ क्या बेटा, या दे दिया आपको, जो देगा मैं पहले वही लिखता हूँ, जो स्टैंडर्ड आपको एग्जाम में देगा वो वही लिखता हूँ कि आपको देगा या तो CCl4 देगा या तो कार्बन डाइसल्फाइड, और दोनों क्या है, नॉन पोलर। अरे बोलो भैया, तो जो नॉन पोलर है या जो लेस पोलर है बेटा, वो हेटेरोलाइसिस को उतना फेवर नहीं करते, और नॉन पोलर तो बेटा क्या करते हैं, होमोलाइसिस। यस और नो, ठीक है। लेकिन सुनो मेरी बात बेटा, इन दोनों में ही आपको इलेक्ट्रोफाइल जो होगा बेटा मिलेगा Br+ ही, यहाँ पर मिलेगा Br+, और इसमें भी बेटा ये रिएक्टिव हो रहा है, ये ESR करना चाहेगा, जब ESR करना चाहेगा तो अपन को इससे क्या लेना पड़ेगा, Br+, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है बेटा, Br+। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से बेटा Br+ का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होता, समझा पा रहा हूं क्या। और यहाँ पर ये पोलर सॉल्वेंट है, इस वजह से Br+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो जब Br+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है बेटा, अगेन क्योंकि फिनॉल में OH ग्रुप है जो बेंजीन की एक्टिविटी बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर Br जो है, यहाँ पर बेटा ये 3Br एक्सेस में ले लेते हैं अपन लोग, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है बेटा, ये ऑर्थो, पैरा और अगेन ऑर्थो तीनों साइड पे क्या करता है, अटैक करता है। जबकि अगर आपको CCl4 या दूसरा कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर दिया, तो यहाँ पर या तो ये ऑर्थो पे अटैक करेगा और या तो ये पैरा पे। तो फिर सब ध्यान रखना। और जो कहानी बेटा फिनॉल की होगी ना, आगे चल के जब आप एनिलीन पढ़ोगे ना, वही कहानी एनिलीन में भी होगी। एनिलीन में भी NH2+ लगा के बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या करता है,
बढ़ाता है। और वहां पे भी हम लोग देखेंगे बेटा ब्रोमिनेशन मतलब हैलोजिनेशन, वहां पे भी अगर Br2 विद H2O देगा तो तीनों पे अटैक करेगा। समझा पा रहा हूँ क्या? और अगर आपको लेस पोलर सॉल्वेंट दे दिया या आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दिया बेटा तो वो क्या अटैक करेगा? या तो ऑर्थो एंड पैरा, ऐसा। समझा पा रहा हूँ? चलिए तो यहाँ पर फिर से बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल Br और ये Br। लेकिन अगर आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर एक तो अटैक करेगा बेटा ऑर्थो पे और एक अटैक करेगा किसमें? पैरा। ये ऐसा। समझा पा रहा हूं बेटा? तो प्लीज ध्यान रखना हेलोजिनेशन जो होगा Br2 के साथ अगर वाटर दिया तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल और नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट, और यहां पर क्या बेटा? नॉन पोलर सॉल्वेंट, और यहां पर क्या है आपका? पोलर सॉल्वेंट। तो तीनों पर अटैक किया। समझ में आ रहा है क्या? चलिए तो ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR। ठीक है भैया, बहुत सिंपल है, एकदम स्टैंडर्ड। ठीक है भैया, बढ़िया आएंगे। अब नेक्स्ट लिखेंगे कोलबेज रिएक्शन। हेडिंग डालेंगे बेटा कोलबेज रिएक्शन, हेडिंग डालेंगे कोलबेज रिएक्शन। बेटा एक हमने कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस देखा था, ठीक है ना, उसमें हम लोग लेते थे बेटा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोलाइसिस कराते थे तो क्या बनता था बेटा? वहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था, ठीक है ना, और कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनता था RR। दो मॉलिक्यूल लेते थे और RR। याद आ रहा है क्या? ये है रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है। तो चलिए तो इसमें अब क्या बेटा? तो यहाँ पर आपको अगेन क्या हम पढ़ रहे हैं? केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पर आपको देगा फिनॉल, यहाँ पर क्या देगा? फिनॉल। और फिनॉल में देखो बेटा कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में हुआ था डी कार्बोक्सिलेशन, याद है ना? उसमें ये इलेक्ट्रोलाइसिस में भी क्या होता है? दो टाइप के डी कार्बोक्सिलेशन देखे थे, एक तो सोडा लाइम और एक, हाँ उसमें तो लिख के लिया था सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, और दूसरा था क्या बेटा? कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। उसमें भी क्या होता था? डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 निकलता था, और CO2 निकलता कहाँ था? एनोड की कैथोड? एनोड में। किसमें बेटा? एनोड में। याद है ना आप लोग को? ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर कराएंगे हम लोग कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर ESR होगा और ESR में CO2 क्या होगा? जुड़ेगा। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसमें रिएजेंट अगर आपको कोलबेज रिएक्शन याद करना बेटा तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड अगेन इसमें रिएजेंट होता है। एक होता है NaOH, दूसरा होता है क्या बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और तीसरा देता है आपको एसिडिक मीडियम। तो या तो ये रिएक्शन देगा बेटा, अगर ये रिएक्शन नहीं दिया आपको फिनॉल ना देगा, आपको फिनॉक्साइड आयन दे दिया, इसका मतलब है कि उसने पहला स्टेप ऑलरेडी करा दिया है और कराने के बाद आपको दिया हुआ है। आई बात समझ में? तब आप अगर आपको फिनॉक्साइड देगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एसिडिक मीडियम। क्लियर है क्या? बनता है इसमें क्या है बेटा? इसमें CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होगा, ठीक है ना, और CO2 के साथ में H जुड़ेगा, मतलब ये बनेगा COOH और जुड़ता है बेटा ऑर्थो में। यस और नो? तो ध्यान में रखना, अगर आपको डायरेक्टली याद रखना है कभी तो आप बेटा सर CO2 देखो डी कार्ब, यार इसका अगर मैंने डी कार्बोक्सिलेशन करा, ठीक है ना, तो क्या निकलता? CO2 निकलता, ये बन जाता फिनॉल। तो मैं इसका कार्बोक्सिलेशन कर देता हूँ, मतलब कोलबेज रिएक्शन कर देता हूँ, तो अगेन क्या हो जाएगा? COOH जुड़ जाएगा ना। ठीक है, तो आपको अगर याद करना है तो आप बेटा CO2 जोड़े, लेकिन कहाँ पर? सर ये जो है ना OH जो है ये ऑर्थो और पैरा दोनों को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो सर ये जो जुड़ेगा ना, या तो ऑर्थो में जुड़ेगा और या तो पैरा में। मैं पहले आपको याद करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये ऑर्थो और पैरा दोनों में जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट जो होता है बेटा मेजर वो होता है ऑर्थो। क्यों? क्योंकि जब ऑर्थो में जुड़ता है ना तो यहाँ पर होता है कौन सी बॉन्डिंग? हाँ, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट्स व्हाई ऑर्थो सैलिसिलिक, बेटा ये सैलिसिलिक एसिड है, अभी इसका रिएक्शन कराया था। तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड जो होता है बेटा वो होता है मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा आप डायरेक्ट भी याद करोगे तो आपको डायरेक्ट भी याद हो गया, क्योंकि हमने डी कार्बोक्सिलेशन कर रखा है। तो जब डी कार्बोक्सिलेशन कर रखा है तो कार्बोक्सिलेशन भी हमको आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ ना बोलो भैया। तो यह ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर होता है ऑर्थो, वो मतलब ऑर्थो, ये हो गया सैलिसिलिक एसिड।
ये बनता है आपका मेजर। ऐसा नहीं कि पैरासैलिसिलिक एसिड नहीं बनता, वो भी बनता है, पर वो होता है क्या, माइनर। पर जो कार्बोनेटेड बेटा वही उसी को लिख रहा हूँ मैं, क्लियर है ना। अब ये मेजर क्यों होता है, यहाँ पे लिख देते हैं ड्यू टू इंट्रामोलेक्यूलर क्या बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर जो होता है बेटा, एक बार फिर से मैं बना दूँ अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये OH है बेटा, और ये COOH है। तो यहाँ पर हो रहा है क्या, ये H इसके साथ क्या बना रहा है बेटा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये स्टेबल होता है और इसलिए यही मेजर होता है। चलिए देखते हैं बेटा ये बना कैसे। तो आप इसके बीच के इंटरमीडिएट भी पूछे जा सकते हैं, तो एक बार फास्ट और मैकेनिज्म देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है बेटा। चलिए तो अब आएगा मजा। तो यहाँ पे सबसे पहले आगे बेटा मुझे एक काम करो, आप लोग मुझे मेरी हेल्प करो, आप लोग मेरी हेल्प करो कि क्या क्या बनेगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्योंकि रिएक्शन कोई अलग सा रिएक्शन नहीं है, सब आपके है ना जान पहचान के है। पहले क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे पहले रिएक्शन एनओ से करा दो क्या, हाँ तो सबसे पहले बन जाएगा सर फिनॉक्साइड आयन, तो ये वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा O- Na+, तो ये बन गया बेटा H2O। तो पहले स्टेप में हमने ये करा लिया। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, अब बन गया फिनॉक्साइड आयन, अब इसका रिएक्शन करा दो, ये O- से बेटा Na+ लिखने की जरूरत नहीं है, अरे ठीक है ना, पढ़ा ही हुआ है वहाँ पे। अब आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया बेटा तो मैं इसको ऐसे CO2 को ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे बोलो बेटा। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव है बेटा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस ये इधर और ये इसके ऊपर, ये बन गया नेगेटिव चार्ज, और ये सो और यही ऑर्थो वाला जो नेगेटिव, ऐसा नहीं कि पैरा पे नेगेटिव नहीं आएगा, पैरा पे नेगेटिव आएगा, अरे बोलो बेटा। अब आपको पता है कि O नेगेटिव है ना, तो ये +M लगाकर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे दोनों पे बढ़ा रहा है, लेकिन +I लगाकर ऑर्थो पे ज्यादा बढ़ा रहा है। एक रीजन ये भी है, आई बात समझ में। तो ये ऑर्थो पे ज्यादा बढ़ा है, तो यही जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये सीधा इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा और ये pi बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपको ये नहीं समझ में आया कि सर ये तो हमको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो बेटा आप इसको ये नेगेटिव बना दो, और नेगेटिव बनाने के बाद बेटा आपको तो पता है कि ये भी मल्टीपल बॉन्ड स्पीसीज है, इसमें भी क्या होगा, pi बॉन्ड ब्रेक होगा, अरे हाँ ना बोलो, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो इस माइनस और प्लस को क्या कर दो, जोड़ दो। मैं समझा पा रहा हूँ क्या, ये इधर आया, ये नेगेटिव है, नेगेटिव इसी कार्बन पर अटैक करेगा बेटा, और यहाँ से ठीक है ना CO2 इसमें जुड़ेगा। तो चलो फाइनली क्या बन रहा है बेटा, देखो आप, तो ये जो बन रहा है ये ऐसा ऐसा, ये डबल बॉन्ड O, इतना दिख गया क्या बेटा, ये आया डबल बॉन्ड O बन गया, ये नेगेटिव नेगेटिव इस पे अटैक किया, तो बेटा नेगेटिव पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड न्यूट्रल हो जाएगा, यस और नो, ये C, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O-, और जो Na+ था ना बेटा, यहाँ पे जो Na था ना, वो यहीं पे जाके जुड़ेगा Na+ के फॉर्म में, अरे यस और नो। चलो तो ये हो गया, ठीक है, आपका जब ने CO2 ने अटैक किया, क्लियर है। अब आगे बेटा, अब आगे एक स्टेप इसी में ही आगे और कंटिन्यू करता हूँ। बेटा ये बना, ये आपका इंटरमीडिएट बना, ये क्या बना आपका इंटरमीडिएट, लेकिन ये एरोमेटिक था, ये क्या है एरोमेटिक, और ये अभी क्या है नॉन एरोमेटिक, ये कार्बन sp3 कार्बन है बेटा, यस और नो। तो ये ज्यादा समय तक ऐसे रहना पसंद नहीं करेगा, और आपको पता है बेटा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, अरे यस और नो, ठीक है ना। अब आपको एक कीटो ग्रुप दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O, और इसके बाद कार्बन एक sp3 कार्बन जिसमें एक H है, तो यहाँ पर तुरंत ऑटोमेराइज हो जाएगा बेटा, अरे बोलो भैया, ठीक है ना। तो सुनो, अब एक ऐसे टॉटोमेराइज भी बोल सकते हो या जो भी बेटा, यहाँ पर ये नॉन एरोमेटिक है ना, तो नॉन एरोमेटिक रहना पसंद नहीं करेगा, ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड में, जो कि क्या है, बेटा अब आपको पता होगा कि यहाँ से ये निकलेगा, अब ये निकलेगा इसी के ऊपर आएगा, देखना ना अभी, ये इधर और ये इसके ऊपर, तो ऐसे इसमें चला जाएगा। ये तो टॉटोमेरिज्म में पढ़ के रखा हुआ है बेटा। और फिनॉल एक इनॉल है, और इनॉल यहाँ पे इनॉल फॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, अरे ठीक है क्या। तो यहाँ से तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा इसमें ऐसा ऐसा ऐसा, और ये OH बन गया बेटा,
ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, और Na प्लस जुड़ा हुआ है बेटा। Na प्लस की खासियत है, ठीक है ना, कि वो हमेशा मोर स्टेबल नेगेटिव चार्ज के साथ ही जुड़ा होता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, और यस और नो, क्योंकि रेजोनेंस तो Na प्लस यहीं पे जुड़ा रहता है। ठीक है भैया, तो वहाँ पे Na प्लस जुड़ा, नहीं भी लिखोगे चलेगा ना। अरे ठीक है क्या, चलो अब फाइनली बेटा नंबर नेक्स्ट, तो ये तो बन गया आपका यहाँ तक, जब तक आपको दिया है CO2, ठीक है ना। अब H प्लस का कंसंट्रेशन क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। अरे बोलो भैया, ये है OH, ये है C डबल बॉन्ड O माइनस, और जैसे ही बेटा यहाँ पर हमने क्या दे दिया, एसिडिक मीडियम दे दिया, वो Na को भी क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और फाइनली अब बन जाएगा क्या बेटा, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। कहानी खत्म। ठीक है, क्या हुआ, समझ में आ रहा है क्या? तो प्लीज ध्यान में रखेंगे बेटा, एक एक करके फिर से। यार मैकेनिज्म इसलिए जरूरी है, ठीक है, एक तो आपको रिएक्शन कैसा होता है वो पता चलता है, आपका माइंड भी ओपन होता है, कहीं भी बीच में फंसने जैसा होता है हम फंसते नहीं है। और कभी अभी इंटरमीडिएट पूछ दिया, ठीक है बेटा, कोल्विस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, तो ये होता है आपका इंटरमीडिएट, ये वाला, पर ये अनस्टेबल मतलब लेस स्टेबल होता है। आई बात समझ, तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये है आपका इंटरमीडिएट। तो कोल्विस रिएक्शन का मीडिएट, ये आपका इंटरमीडिएट है, प्लीज ध्यान रखेंगे बेटा ना। ठीक है बेटा, इसमें स्पेशल पॉइंट लिखो, जल्दी से 2 पॉइंट लिखना फास्ट। कोल्विस रिएक्शन में इट इज एन ESR, सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है ना, इनमें से कौन ESR है, ये क्या बेटा, एक ESR है, जल्दी से लिखना, लिखिए। और पॉइंट नंबर 2 लिखना इंटरमीडिएट, क्या होता है बेटा, इसको अलग से लिखो। ये मैकेनिज्म लिख लिया क्या, नहीं लिखा है, लिख लिया ना। तो यहाँ पर बेटा मैं मिटा रहा हूँ इसको, हाँ इसको जस्ट बेटा कॉपी कर दो एज इट इज। और इंटरमीडिएट जो होता है बेटा वो ये होता है ना। कोल्विस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है बेटा, ये जो व्हाइट में, इसको नोट करो जल्दी से फास्ट। ठीक है, ये 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखना, एक ESR है, और बनने वाला जो इंटरमीडिएट होता है बेटा वो ये होता है। क्लियर है, ये हमारा हो गया कोल्विस रिएक्शन। और ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है क्यों, और क्यों, ड्यू टू, इसको तो लिख ही चुके हैं, ठीक है, लिख चुके हैं ना बेटा। हाँ, तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है क्यों, क्योंकि ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड में होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दूसरा रीजन ये भी था कि ये ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था, O माइनस, फिनॉक्साइड आयन की प्रेजेंस की वजह से O माइनस जो था वो प्लस आई लगाकर ऑर्थो की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ा रहा था। चलिए हो गया कोल्विस रिएक्शन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा हम लोग रीमन-टीमन रिएक्शन, ठीक है ना। तो रीमन-टीमन रिएक्शन में तो बेटा अभी आप लोग को सुनो इधर, अभी हम लोग पढ़े थे फिनॉल, तो फिनॉल के साथ साथ मैं आपको एनिलीन भी बताता हूँ। जैसे हेलोजिनेशन में मैंने बताया ना एनिलीन के बारे में भी सेम कहानी एनिलीन, तो वैसी कहानी फिनॉल और एनिलीन का भी साइमल्टेनियसली दोनों में देखेंगे कंपैरिजन। ठीक है क्या, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, आप लोग चलो लिख लोगे साथ साथ, अलग से और जगह छुड़ाने की जरूरी नहीं है लिखना। सबसे पहले नंबर 2 ये नंबर कौन सा होगा बेटा कोल्विस के बाद 3, तो रीमन-टीमन रिएक्शन नंबर 3, रीमन-टीमन रिएक्शन, रीमन-टीमन रिएक्शन। ठीक है क्या, तो बेटा मैं तो क्या कर रहा हूँ ना, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो दोनों को ना अलग अलग लिख रहा हूँ, आप लोग बाद में उसको लिख लेना। ये आपका एनिलीन में आएगा कार्बिल एमिन रिएक्शन, एनिलीन में हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, कार्बिल एमिन रिएक्शन, जो हम लोग एनिलीन में करेंगे। तो मैं दोनों को साथ साथ करूंगा, पर आप लोग 1 by 1 आप लोग लिखना बाद में अभी, ठीक है क्या। तो इधर मैं लिख लेता हूँ, इसको कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, कार्बिल एमिन क्या बेटा रिएक्शन। इसको ना आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है बेटा, ध्यान में रखना, इसको मत लिखो, इसको रुको जाओ ना, इसको इसके बाद लिख लेना। ठीक है क्या, पहले कंपैरिजन देख तो लेते हैं। ठीक है चलो, तो रीमन-टीमन रिएक्शन बेटा दोनों कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों में रिएजेंट क्या होता है सुनो। तो यहाँ पर रिएजेंट होता है, तो यहाँ पर रिएजेंट होता है बेटा क्लोरोफॉर्म, क्या होता है CHCl से क्लोरोफॉर्म, और साथ में होता है बेटा एक्वस KOH, क्या होता है एक्वस KOH। और ये दोनों मिलकर देखो, जो काम की बात पहले लिख रहा हूँ बेटा ना, ये दोनों मिलकर
एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं जो कि होता है बेटा डाइक्लोरोकार्बन CCl2। ये क्या है? डाइक्लोरो क्या बेटा? कार्बन CAR है ना, कार्बन। कार्बन किसको बोलते हैं? CH2 को। तो दोनों H हटा के क्या लगा दिया? Cl, तो ये क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोकार्बन। बात समझा पा रहे हो क्या? तो ये इसका रिएजेंट है, ठीक है। इसको लिखना, रीमन टीमन को साथ लिखना ना, रीमन टीमन रिएक्शन को साथ से लिखना। तो इसमें रिएजेंट होता है बेटा क्लोरोफॉर्म विद क्या? एक्वस KOH, और ये दोनों मिलकर क्या देते हैं? डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। और इतना लिख लिया ना। इसमें बेटा कार्बोलेबन रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है अगेन क्लोरोफॉर्म ही होता है। क्या होता है बेटा? क्लोरोफॉर्म CaCl3। पर अब इसमें एक्वस KOH नहीं होता, इसमें होता है एल्कोहलिक KOH। क्या होता है बेटा? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें एक्वस नाम में क्या होता है बेटा? एल्कोहलिक। और इसी में दोनों में पूछ देता है कि इनमें से कौन सा रीमन टीमन रिएक्शन है या कौन सा कार्बोलेबन रिएक्शन है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर एक्वस है तो रीमन और एल्कोहलिक है तो कार्बोलेबन, ठीक है ना। अच्छा, आपको ऐसा भी नहीं कि एकदम याद करोगे तभी बेटा, आप इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देख लोगे ना, तो आप लोग डिफरेंशिएट कर लोगे। कभी आपसे पूछा जाए तो आप लोग बोलोगे सर एक्वस था कि एल्कोहलिक था, तो थोड़ा सा दिमाग में मैकेनिज्म अगर बैठ गया ना तो आप लोग डिफरेंशिएट कर लोगे कि किसमें एल्कोहलिक आएगा और किसमें एक्वस आएगा। क्लियर है क्या? तो अभी तो आप लोग को रटने की जरूरत लग रही होगी, पर रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। दोनों में अगेन कॉमन बात बेटा सुनो, तो कॉमन बात क्या? इन दोनों से ही, तो उससे भी इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता था? DCC डाइक्लोरोकार्बन, और इससे भी इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा बेटा? हाँ, डाइक्लोरोकार्बन DCC, शॉर्ट में DCC बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो ये दोनों कॉमन बात हो गई। अरे हाँ ना बोलो भैया। अब सुनो फिर से, अब इसमें आपको जो मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा बेटा फिनॉल। इसमें क्या मिलेगा? फिनॉल, क्योंकि हम इसको फिनॉल में ही पढ़ रहे हैं बेटा, तो फिनॉल ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया फिनॉल। अब रिएक्शन ऐसा है कि यहाँ पर जब हम लोग CaCl3 प्लस एक्वस KOH लेते हैं, तो यहाँ पर होगा बेटा आपका NSR। क्या होगा? सॉरी ESR। यहाँ पर क्या होगा बेटा? ESR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा डिफरेंशिएट करते जा रहे हो ना बेटा, यहाँ पर होता है ESR। अरे ठीक है क्या? यहाँ से क्या मिलेगा आपको? CCl2 इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, और क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर बनता है सैलिसिलैरिडी हाइड। यहाँ पर बनेगा क्या बेटा? सैलिसिलैरिडी। अगेन वही ऑर्थो सैलिसिलैरिडी बनता है, सेम वही रीजन है कि अगेन इसमें होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर भी फिनॉक्साइड आयन बनता है बेटा, जो कि ऑर्थो की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाता है पैरा के कंपैरिजन में। प्लस साइन से तो दोनों में सेम होते हैं, प्लस साइड से ऑर्थो पे स्लाइटली ज्यादा। चलो तो बेटा, तो एक इतना लिख लो जल्दी से कि CaCl3 प्लस एक्वस KOH है बेटा, है ना। यहाँ पर होता है, यहाँ पर मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ पता है? ये मैं इसको बोल्ड इसको कर रहा हूँ क्या, कि इसमें क्या होता है? ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सेम कहानी बेटा उसमें भी यही होगी, क्या कि लिख लिया इसको? इसको लिख लिया क्या? ठीक है ना। तो अब यहां पर बेटा, लेकिन अब यहां पर मिलता है एनिलीन। क्या मिलेगा? एनिलीन, ये NH2। और अगेन बेटा यहां पर हमको क्या? CaCl3 प्लस क्या? कौन सा? एल्कोहलिक KOH है। मिलता तो यहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल CCl2 है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर यही इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर ESR से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि CCl2 एक इलेक्ट्रोफाइल भी है, लुईस एसिड भी है यार। CCl2 जो है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब यहां पर इसका रिएक्शन फिनॉल के साथ नहीं, बल्कि किसके साथ कर दिया है? एनिलीन के साथ, जो कि एक बेस है। फिनॉल एक एसिड होता है, तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन का डोनर है, तो ये क्या है? लुईस बेस। और यहां पर जो दिया गया है वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ में एक लुईस एसिड भी है। अरे यस और नो, तो इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज क्या है? ये क्या है? लुईस एसिड भी है। तो साथ में बेटा ये एक लुईस एसिड भी है। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर आपको जो मिलेगा ना CCl2, वो लुईस क्या बेटा? एसिड है। तो यहाँ पर
आपको पता है बेटा कि आउट ऑफ ऑल रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन हैं उसमें एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होता है। तो ESR से पहले इसमें क्या हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर होता है बेटा AB रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। समझा पा रहा हूँ क्या? तो कुछ कंपैरिजन जो कर आपको समझ में आ रहा है कि कुछ सिमिलरिटी भी है और कुछ डिफरेंस भी है, ठीक है ना। वहां पर बेटा वो CCl2 ऑर्थो पे अटैक करके CH को क्रिएट करता था। अब क्योंकि यहाँ पर ESR नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ऑर्थो पे CHO नहीं बनाएगा, बल्कि यहाँ पर बेटा एसिड बेस रिएक्शन होगा। मैकेनिज्म हम देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा और फाइनली बेटा इसमें बनता है आइसोसाइनाइड। तो बेटा प्लीज ध्यान रखना कि इसमें बनता है आइसोसाइनाइड और उसमें बनता था सैलिसिलिडिहाइड। कंपैरिजन ध्यान रखोगे तो आप दोनों रिएक्शन अलग से याद रखोगे, मतलब आपको भूलोगे नहीं कि और इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको एकदम समझ में आएगा, कहीं पे अटकना नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो ये है फिनाइल आइसोसाइनाइड, मतलब यहाँ पे बन गया है क्या, आइसोसाइनाइड। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है बेटा कि कौन सा एनिलीन या कौन सा एमाइन, ठीक है बेटा, आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा, तो ओनली प्राइमरी एमाइन। अब चाहे वो वेदर इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, चाहे वो RNH2 हो चाहे वो PHNH2 हो, होना क्या चाहिए उसको, प्राइमरी एमाइन। तो इसके नीचे एक बात और लिख लेना, ओनली प्राइमरी एमाइन गिव्स आइसोसाइनाइड टेस्ट। लिख लेना। अच्छा, सॉरी तो लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो इतना समझ में आएगा बेटा, ये इतनी बात है, इसको लिख लेना ना। अब आते हैं मैं वहां पे, रुक जाओ, इसको तो लिख ही नहीं रहे हो, भूल गया, ठीक है। अरे ठीक है क्या, कॉपी आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, तो आप लोग थोड़ा देख के रखना, ठीक है। ये हो गया इतना। अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म। मेरे ख्याल से अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, हो गई ना बेटा। चलिए तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा KOH दिया हुआ है, अरे हाँ ना बोलो। चलो बेटा आप लोग खुद करोगे क्या, मतलब मेरी हेल्प करोगे क्या? तो ये है OH, अरे ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले बेटा KOH आ जाएगा, तो KOH क्या देगा, K प्लस OH माइनस, तो सबसे पहले क्या बनेगा, सॉल्ट। अरे जो कहानी NaOH की वही कहानी KOH की भी। तो सबसे पहले बन गया बेटा आपका यहाँ पर एक सॉल्ट, O माइनस K प्लस। क्लियर है भैया? अब आगे नेक्स्ट, साथ साथ लिखते चलना ना और मेरी हेल्प करते चलना। नंबर 2 बेटा, गर्मी लग रही है क्या अभी? अब लग रही कि नहीं लग रही? मैं ये वाला चला दूं, कोई एक उसको भी चला दो। चलाऊं क्या? गर्मी लग रही है, क्या बोल रहे हो? कितने बच्चों को गर्मी लग रही है, हाथ पर करेंगे। तुम लोग ठंडी लग रही है तो पीछे चला दूं। अरे ठंडी लग जाएगी। चलो इधर देखो, तो ये बन जाएगा O माइनस, ये बेटा ये हो गया O माइनस। अब यहाँ से बेटा अब फिर से ये CCl2 है, अरे बोलो भैया, तो ये डाइक्लोरोकार्बन है बेटा, यहाँ पर ये CCl2। तो अब आपको पता चल रहा है ये CCl2 है भैया, ये न्यूट्रल है ना बेटा, ये न्यूट्रल है। और अब यहाँ पर आपको इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, बोलो भाई, ये ऐसा और ये ऐसा। इसमें जगह बेटा मैं व्हाइट कलर से नेगेटिव बना दूं, चलेगा ना? तो ये नेगेटिव, तो बेटा ये नेगेटिव अटैक करेगा, तो क्या ये इसको न्यूट्रल कर पाएगा? नहीं। तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर चला जाएगा, CCl2 के ऊपर। अरे बोलो भैया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये डबल बॉन्ड O और ये CCl2 माइनस। बेटा ये बनेगा इसका इंटरमीडिएट